हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल। आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के यूनिट 3 के नर्सिंग केयर ऑफ ए न्यूनेट एंड न्यूनेटल रिससिटेशन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन अपन नर्सिंग केयर ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न्स और इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगी। जिसमें से फर्स्ट डेफिनेशन आती है न्यूनेट। न्यूनेट अपन किसे कहेंगे तो फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक, फ्रॉम बर्थ से 4 वीक का जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, उसको अपन क्या कहेंगे न्यूनेट, या 28 डेज का जो चाइल्ड होगा उसको अपन क्या कहेंगे न्यूनेट। सेकेंड वन आता है अपना अर्ली न्यूनेट। अर्ली न्यूनेटल पीरियड या अर्ली न्यूनेट अपन किसको बोलेंगे, जनरली बर्थ टू 7 डेज ऑफ लाइफ, जैसे ही बोर्न हुआ है, बोर्न से लेके 7 डेज तक का जो टाइम होगा उसको अपन बोलेंगे अर्ली न्यूनेटल पीरियड, और जो न्यूनेट होगा उसको अपन बोलेंगे अर्ली न्यूनेट। थर्ड वन आता है लेट न्यूनेटल पीरियड। लेट न्यूनेटल पीरियड स्टार्ट होगा 7th डे टू 20th डे ऑफ लाइफ, मीन्स जो न्यूनेट होगा 7 डे से लेके 20th डे के बीच में जो ड्यूरेशन होगा उसको तो अपन बोल देंगे लेट न्यूनेटल पीरियड, और उस न्यूनेट को बोल देंगे लेट न्यूनेट। नेक्स्ट वन है, फोर्थ वन है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ के नाम से ही आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल extraction from mother of product of conception which after separation show sign of life for at least 1 hour। जैसे ही बेबी बोर्न हुआ है, न्यूनेट बोर्न हुआ है, चाहे बोर्न होने के बाद में 1 आवर तक ही उसने लाइव के साइन सिम्टम शो करे हैं, तो उस कंडीशन में अपन उसको बोल देंगे लाइव बर्थ। नेक्स्ट वन है टर्म बेबी। टर्म बेबी किसको बोलेंगे, The neonate born between 37 to 42 week of gestation। 37 से 42 वीक के बीच में जो बेबी बोर्न होगा उसको अपन बोलेंगे टर्म बेबी। नेक्स्ट वन है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी बोलेंगे जो बेबी या जो न्यूनेट बोर्न बिफोर 37 ऑफ वीक, 37 वीक से पहले जो बेबी बोर्न होगा उसको अपन नाम दे देंगे प्री टर्म बेबी। नेक्स्ट वन है पोस्ट टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी बोलेंगे न्यूनेट बोर्न आफ्टर 42 वीक ऑफ जेस्टेशन। 42 वीक के बाद में जो न्यूनेट बोर्न होगा उसको अपन बोलेंगे पोस्ट टर्म बेबी। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। बेबी की साइज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है, जिसके अंदर फर्स्ट वन आएगा अपन का लो बर्थ वेट बेबी या लो बर्थ वेट इन्फेंट। जनरली जो बेबी बोर्न होता है, न्यूनेट बोर्न होता है, उस टाइम उसका नॉर्मल वेट है वो 2.5 kg से 3.5 kg के बीच में रहता है। लेकिन अगर 2.5 kg से कम उसका वेट रहेगा या 2500 ग्राम से कम रहेगा, तो उस कंडीशन में अपन उसको बोल देंगे लो बर्थ वेट इन्फेंट या लो बर्थ वेट बेबी। सेकेंड वन आता है मॉडरेटली लो बर्थ वेट बेबी। तो मॉडरेटली में क्या होगा, इसका जो बर्थ वेट है वो 1501 से 2500 ग्राम के बीच रहेगा, तो उस बेबी को अपन बोल देंगे मॉडरेटली लो बर्थ वेट बेबी। थर्ड वन आ जाएगा अपना वेरी लो बर्थ वेट बेबी। वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, जिसका बर्थ वेट है वो लेस देन 1500 ग्राम होगा, 1500 ग्राम से कम होगा, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी या इन्फेंट बोलेंगे जिसका बर्थ वेट 1000 ग्राम से कम होगा, 1 kg से कम होगा, तो उसको अपन बोल देंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इन्फेंट। नेक्स्ट वन है अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। एज ये जिसको शॉर्ट में बोलेंगे इन्फेंट। एक ग्रोथ चार्ट या ग्रोथ चार्ट होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जनरली ये मेंशन किए हुए हैं जेस्टेशनल वीक्स, ठीक है, यहाँ पे उसका वेट मेंशन कर रखा है न्यूनेट का। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये जो अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज डाला हुआ है यहाँ पे 10 परसेंटाइल मेंशन किया, इसके बिलो अगर किसी बच्चे का इस वीक के अकॉर्डिंग अगर वेट अगर कम रहता है, अगर ये ग्राफ में आता है, तो उस बेबी को अपन बोल देंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। अगर वो इस ग्राफ के अंदर आता है, इस क्राइटेरिया में मेंशन होता है, मीन्स 10th परसेंटाइल से लेके 19th परसेंटाइल के बीच में अगर उसका कर्व बनता है, तो उसको बोल देंगे अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स जिनका कर्व
इस 19 परसेंटाइल से अपर वाले एरिया के अंदर आएगा तो उसको बोल देंगे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। फर्स्ट वन है अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज मीन्स एन इन्फेंट हुज बर्थ वेट फॉल्स बिटवीन द 10th एंड 19th परसेंटाइल, मीन्स जिसका बर्थ वेट है वो 10th और 19th परसेंटाइल के बीच के अंदर आ रहा है ग्रोथ कर्व चार्ट में, तो उसको बोल देंगे अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल, वो अप्रोप्रिएट है। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन आता है स्मॉल फॉर डेट्स। स्मॉल का मतलब है कम, कम का मतलब कहाँ से आएगा, बिलो द 10th परसेंटाइल ऑन इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व में 10 परसेंटाइल से बिलो अगर इसका कर्व आता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, स्मॉल फॉर डेट्स या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट। और नेक्स्ट वन है लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। लार्ज फॉर वाला क्या हो गया, ये जो ग्रोथ कर्व है या वो किसके अबो आएगा, 19 परसेंटाइल से अबो अगर इसका कर्व बन रहा है तो उसको अपन बोल देंगे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोरालिटी या मोर्टालिटी रेट के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। तो जिसमें फर्स्ट वन आता है अपना फीटल डेथ। फीटल डेथ किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, डेथ ऑफ फीटस आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक के बाद में, एंड बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले, विथ अब्सेंस ऑफ एनी साइन ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद में आपको उसमें कोई भी लाइफ के साइन नहीं देखने को मिल रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फीटल डेथ। मीन्स 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद से लेके डिलीवरी तक ड्यूरेशन है, उसके अंदर जो बेबी बोर्न हो रहा है, न्यूनेट बोर्न हो रहा है और वो कोई भी लाइव के साइन सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है तो उसको अपन बोल देंगे फीटल डेथ। सेकेंड वन आता है नियोनेट डेथ। नियोनेट डेथ का मतलब है नियोनेट की एज होगी 28 डेज तक, तो बोर्न से लेके 28 डेज के अंदर जिसकी डेथ होगी उसको अपन बोल देंगे नियोनेट डेथ। नेक्स्ट वन आता है पोस्ट नेटल डेथ। पोस्ट नेटल हो जाएगी नियोनेट से लेके और इन्फेंट में 28 डेज से लेके 1 ईयर, 28 दिन से लेके 1 ईयर के बीच में जिस नियोनेट की डेथ होगी उसको बोल देंगे पोस्ट नेटल डेथ। अब नेक्स्ट वन इसमें आता है अपना नर्सिंग केयर ऑफ ए न्यूनेट है, तो उसमें फर्स्ट वन आ जाएगा अपना फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है न्यू बोर्न असेसमेंट। जैसे ही बेबी बोर्न होगा तो अपन उसको चेक करने के लिए कि वो हेल्थी है या नहीं, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं प्रेजेंट है, तो वो सब चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, न्यू बोर्न को असेस करेंगे। अब जो ये असेस कर रहे हैं इसको भी अपन ने क्या करा है, कुछ लिस्ट डाउन किया है, कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में इसको असेस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन है अपना इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट, सेकेंड वन है ट्रांजिशनल असेसमेंट ऑफ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, और थर्ड वन है पीरियोडिक, ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से उसको असेस करेंगे। तो 1 बाय 1 करके इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन। फर्स्ट वन है इमीडिएट असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न। इमीडिएट असेसमेंट में अपन जस्ट जैसे ही बेबी बोर्न हुआ है, जो न्यूबॉर्न है या न्यूनेट है, जैसे ही बोर्न हुआ है तो सबसे पहले आप क्या क्या असेस करोगे, तो उसमें सबसे पहले अपना आएगा अपगार स्कोर। जनरली अपगार स्कोरिंग को पूरा यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन करेंगे, पूरा डिस्कशन करूंगी, लेकिन अपन जैसे ही बोर्न होगा फर्स्ट मिनट पे अपन अपगार स्कोर चेक करेंगे, उसके बाद में 5 मिनट पे, उसके बाद में 10 मिनट पे, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग अपन अपगार स्कोरिंग यहाँ पे चेक करेंगे, जो अपन को ये बताएगा कि बच्चा हेल्थी है या कैसी कंडीशन उसकी। सेकेंड वन चेक करेंगे रिकॉर्ड ऑफ बर्थ वेट। बर्थ वेट देखेंगे, बर्थ वेट जनरली जैसे ही बेबी बोर्न होता है तो एट ए बर्थ उसका नॉर्मल वेट मैंने बताया 2.5 से 3.5 kg के बीच में होता है, तो वो अपन को चेक करना है कि बच्चे का वेट है वो नॉर्मल है या लो बर्थ वेट कैटेगरी में आ रहा है, कौन सी में इंक्लूड हो रहा है। थर्ड वन है अम्बिलिकल कॉर्ड इज एग्जामिन फॉर प्रेजेंस ऑफ 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड को वहां पे एग्जामिन करेंगे जिसके अंदर आपको 2 अम्बिलिकल आर्टरीज देखने को मिलेगी और 1 अम्बिलिकल इन। नेक्स्ट वन है ओरिफाइस काउंटिंग एंड चेकिंग दियर पेटेंसी। ओरिफाइस का मतलब है आपकी बॉडी पे जो भी ओपनिंग्स वगैरह है वो चेक करोगे, जैसे नोज है, माउथ है, ईयर है, एनल वगैरह है, तो वो ओपनिंग यहाँ पे अपन चेक करेंगे, ओपनिंग प्रॉपर है या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक देखेंगे। माउथ इज चेक्ड फॉर क्लेफ्ट पैलेट एंड लिप। माउथ चेक करेंगे और माउथ में भी आप जैसे बोथ लिप्स है वो प्रॉपर है या नहीं है, कहीं उनमें तो कोई कट वगैरह लगा है या क्लेफ्ट लिप प्रेजेंट है या क्लेफ्ट पैलेट या जो
हार्ड पैलेट प्रेजेंट है, उसमें कहीं ब्रेक डाउन है, जो भी इसमें अबनॉर्मलिटी है या नॉर्मल है, जो भी चीज़ें वो अपन को यहाँ चेक करेंगे। ईयर नोज है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है, वो चेक करेंगे। एनएस इज चेक्ड फॉर इम्परफोरेशन और माल परफॉर्मेंस, एनएस में कहीं कोई अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या नहीं है वो चेक करेंगे। यूरिथ्रा इज चेक्ड फॉर हाइपोस्पाडियाज और एपिस्पाडियाज, यूरिथ्रा के अंदर यूरिथ्रल जो ओपनिंग होती है मिड में प्रेजेंट होती है, क्या वो मिड में है या उसके अपर प्रेजेंट है या लोअर प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे। एनी विजिबल लीजन्स ऑन बैक और फ्रंट, उसके ऊपर उसकी बॉडी के पार्ट पे कहीं कोई आपको अबनॉर्मल लीजन्स तो नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किस पे डिस्कशन करेंगे, अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग के अंदर जनरली यहाँ पे जो अपगार स्कोर है इसको सबसे पहले दिया गया था, एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, उन्हीं के नाम से दिया गया, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपगार स्कोर के अंदर मोस्टली अपन 5 चीज़ें देखेंगे, जिसने 1952 में दिया था, जिसमें अपन 5 चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे 5 इंडिकेटर दिए, जैसे ए पी जी ए आर है, तो ए किसको डिनोट करेगा, एक्टिविटी को डिनोट करेगा, पी है वो पल्स को डिनोट करेगा, सी है वो ग्रीमेश को डिनोट करेगा, ए है वो अपीयरेंस को डिनोट करेगा, और आर है वो किसको डिनोट करेगा, रेस्पिरेशन को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे अपन 5 चीजें देखेंगे। तो ये जो डॉक्टर था उसने जनरली बच्चे को असेस करने के लिए क्या दिया गया था, अपगार स्कोर दिया गया था। ये अपन को क्या करेगा, अगर अपगार स्कोरिंग जनरली अपन कब रिकॉर्ड करेंगे, 1 और 5 मिनट पे, 1 मिनट पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर अपन को लग रहा है प्रॉपर अपगार स्कोर शो नहीं कर रहा तो अपन 5 मिनट पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी अपन को लग रहा है कि 5 मिनट के बाद में आपने रिकॉर्ड किया है तो उसके बाद में भी बच्चे की कंडीशन अपन को लो दिखा रही है, तो आप 10 मिनट के बाद में फिर से अपगार स्कोर चेक करोगे। जनरली यहाँ पे जो अपगार स्कोर है जनरली लो है, लो दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अपगार स्कोर हमेशा लो दिखाएगा, कम दिखाएगा। कैसे, कौन सी कंडीशन है, जैसे प्री मेच्योर बेबीज है, प्री मेच्योर जो जिनका मतलब प्री टर्म बोल सकते हैं या प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन बेबीज के अंदर अपगार स्कोर है वो नॉर्मल से कम दिखाई देगा। बेबीज बोर्न वाया सिजेरियन डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन से जो बच्चे बोर्न हुए उनमें भी अपगार स्कोर कम हो सकता है। बेबीज हु हैड कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज, कॉम्प्लिकेशन डिलीवरीज या कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज अराइज हुई है तो उस कंडीशन में भी उसका अपगार स्कोर कम हो सकता है। तो अपगार स्कोरिंग है, यहाँ पे अपन क्या कैसे देंगे इसका, जैसे इसका टोटल आएगा 10 स्कोर, तो 10 आ रहा है तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि इस बच्चे की ये न्यूनेट की जो कंडीशन है वो कैसी होगी, गुड होगी, बहुत अच्छी होगी, बेटर कंडीशन होगी। अगर अपगार स्कोर 7 शो करेगा, 7 आ रहा है, 7 क्या इंडिकेट करेगा, कंडीशन ठीक है, गुड है। अगर स्कोर है वो लेस देन 7 करेगा, लेस देन से कम शो करेगा, तो उस कंडीशन में अपन को क्या होगा, इस बच्चे को कुछ असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंस की वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। इसमें भी अपन ने क्राइटेरिया डिसाइड किया, जैसे 4 to 6 इंडिकेट कर रहा है तो वो मॉडरेट डिस्ट्रेस वाली कंडीशन हो जाएगी, और 0 to 3 अगर स्कोर शो कर रहा है तो उस कंडीशन में वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सीवियर डिस्ट्रेस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, जो अपगार स्कोर है उसके अंदर 5 चीजें देखेंगे। अपगार है वो 5 नाम पे दिया गया है, जैसे ए है एक्टिविटी, पी है पल्स, जी ग्रीमेस, ए अपीयरेंस, आर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो अपन ने पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे एक्टिविटी है, मसल टोन है, अगर बच्चे में अपसेंट है तो उसमें अपन को मार्क देंगे 0। दूसरा, अगर थोड़ी फ्लेक्स्ड है, लिम्स वगैरह कैसी है उसकी फ्लेक्स्ड वगैरह है तो उस कंडीशन में मार्क देंगे 1। और थर्ड वन है, अगर अच्छे से एक्टिव है, बहुत अच्छा एक्टिव है, तो उस कंडीशन में उनको मार्क देंगे अपन 2 पॉइंट्स। सेकेंड वन देखेंगे अपन पल्स रेट, पल्स रेट अगर बच्चे के अंदर न्यूनेट में अपसेंट है तो अपन मार्क क्या देंगे 0। सेकेंड वन, अगर उसकी पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट से कम आ रही है तो उस टाइम अपन मार्क देंगे 1 पॉइंट, और अगर 100 बीट्स पर मिनट से अगर ज़्यादा शो हो रही है पल्स रेट तो अपन मार्क देंगे 2 पॉइंट्स। थर्ड वन आ रहा है ग्रीमेस, ग्रीमेस के अंदर अगर आपको फ्लफी दिख रहा है तो उस कंडीशन में 0 पॉइंट्स अपन देंगे वहाँ पे। अगर मिनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, जो भी स्टिमुलेशन है उनके प्रति बच्चे का रिस्पॉन्स बहुत कम है तो उस कंडीशन में अपन 1 पॉइंट देंगे, और अगर पूरा अच्छे से रिस्पॉन्स देना, अच्छी स्टिमुलेशन है उसके अंदर तो उस कंडीशन में 2 पॉइंट्स अपन प्रोवाइड करेंगे।
नेक्स्ट वन अपीयरेंस। अपीयरेंस में अपन देखेंगे बच्चे का स्किन कलर, अगर पूरा ब्लूइश कलर का दिख रहा है, पेल कलर का दिख रहा है, उस टाइम उसमें मार्क देंगे 0 पॉइंट्स। उसके बाद में उसकी बॉडी तो पिंक कलर की दिखा रही है, बट उसकी एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो अगर ब्लू कलर की दिखा रही है तो उस कंडीशन में अपन मार्क देंगे 1 पॉइंट। और अगर पूरी बॉडी पिंक कलर की है, जिसमें एक्सट्रीमिटीज भी पूरी पिंक है, मतलब इंटायर नियोनेट पिंक कलर का शो हो रहा है, तो उस टाइम अपन मार्क देंगे 2 पॉइंट्स। लास्ट वन अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चेक करेंगे, अगर एब्सेंट है तो उस टाइम 0 मार्क दे देंगे। स्लो और इरेगुलर रेस्पिरेशन दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में 1 मार्क देंगे। और विग्रेश क्राई, अच्छा वाला बच्चा क्राई कर रहा है, अच्छी एक्टिविटी प्रेजेंट है उसके अंदर, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे देंगे। तो अगर पूरी ऐसी एक्टिविटी प्रेजेंट है 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मार्क दोगे तो उसमें टोटल बनेंगे 10। तो 10 हो गए इसका हाईएस्ट स्कोर बच्चे का। अगर हाईएस्ट स्कोर 10 बनता है तो बच्चे की कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको कोई मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चे को माँ के साथ में आप रख सकते हो। नेक्स्ट वन आता है अपना सेकंड है, वो तो था न्यूबॉर्न असेसमेंट, जनरली इमीडिएट असेसमेंट, जैसे ही बेबी बोर्न हुआ है उस टाइम आप क्या असेस करोगे। सेकंड वन है ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब है बच्चा जो कुछ ड्यूरेशन डिसाइड कर रखा है, जैसे स्टार्टिंग के 6 to 8 आवर्स है जिसको फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोलेंगे, और सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होगा 6 to 8 आवर्स के बाद का टाइम 3 to 5 आवर्स के अराउंड होगा या 2 to 3 आवर्स के अराउंड होगा, जिसके अंदर बच्चे की रिएक्टिविटी चेक करेंगे अपन। तो जनरली यहाँ पे रिएक्टिविटी के अंदर जैसे हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, मोटर एक्टिविटी है, स्किन कलर है, ब्लैडर और बाउल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। अगर नॉर्मल है सारी चीज़ें तो बच्चा कैसा होगा, हेल्थी होगा। अब नॉर्मल है तो उस कंडीशन में आपको उसको कुछ ना कुछ मेडिकल असिस्टेंस की वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में 2 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी जो कब स्टार्ट होगा, फर्स्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ बर्थ, ठीक है, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी जिसको बोलेंगे। जैसे ही बोर्न हुआ है उसका बोर्न होने के बाद में 6 to 8 आवर्स का ड्यूरेशन है, उसको अपन बोल देंगे फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ बर्थ द न्यूनेट इज वेरी एक्टिव एंड अलर्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट होता है। ही क्राइज एंड हैज स्ट्रॉन्ग सकिंग, ये सारी स्ट्रॉन्ग सकिंग वाली इसके अंदर एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। सेकेंड वन जो आएगा इसके अंदर अपन क्या क्या चेक करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे उसका बच्चे का, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट करेंगे, यहाँ पे हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड रिफ्लेक्सेस एक्टिविटीज अपन यहाँ पे चेक करेंगे। सेकंड वन आता है सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होता है, अपन बोल सकते हैं न्यू बोर्न अवेक फ्रॉम फर्स्ट स्लीप, मतलब बोर्न होने के बाद में पहली स्लीप लेने के बाद में जब वो उठा है उस ड्यूरेशन, उसके बाद का जो ड्यूरेशन होगा उसको अपन बोल देंगे सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, जो लगभग 2 to 5 आवर्स का होगा। इस पीरियड के अंदर उसके फिर से अपन उसके अलर्ट, एक्टिव, रेस्पॉन्सिव, हार्ट रेट वगैरह, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह, वो सारी चीज़ें देखेंगे और सब चीज़ें आपको इंक्रीज दिखाई देंगी। अगर इंक्रीज दिखाई दे रही है इसका मतलब है दिस स्टेज इज फॉलोड बाय पीरियड ऑफ स्टेबिलाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम, मीन्स इसका मतलब है ये सारी चीज़ें अगर उसकी इंप्रूव दिखती है तो इसका मतलब है न्यू इन्वायरमेंट में जब बेबी आया है तो उसके प्रति वो एडजस्ट हो गया है, उसने खुद को उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लिया है। उसके बाद में जो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी थी जिसके अंदर अपन एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन आएगा जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो जनरल में अपन क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट वन अपन को देखना पोस्चर। पोस्चर का मतलब है बच्चे की पोस्चर कैसी है, कैसा दिखाई देगा। तो इसके अंदर जो फुल टर्म बेबी है, जैसे बेबी फुल टर्म है, फुल टर्म का मतलब है 37 से 42 वीक के अंदर वो बोर्न हुआ है, फुल टर्म बेबी है, तो वो जनरली आपको फ्लेक्शन दिखाई देगा, जनरलाइज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में भी अपन क्या बोल सकते हैं, उसकी जो बोथ जो एक्सट्रीमिटी जो वो एकदम से फ्लेक्स दिखाई देगी, और अपन बोल सकते हैं लाई इन फ्रॉग लाइक पोस्चर, जैसे फ्रॉग होता है उसकी तरह आपको बच्चा दिखाई देगा। एक्टिविटी की बात करें सेकेंड वन, तो नॉर्मल न्यूनेट आर अलर्ट एंड एक्टिव। अगर हेल्थी न्यूनेट होगा तो वो कैसा होगा, एक्टिव होगा, अलर्ट होगा। थर्ड वन बात करें क्राई, आपने भी सुना होगा बच्चा अगर अच्छे से क्राई कर रहा है इसका मतलब वो न्यूनेट कैसा है, वो बच्चा कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे क्या बोल रहा है, बच्चा क्राई कौन सी कंडीशन में ज़्यादा कौन सी कंडीशन में ज़्यादा क्राई करेगा, जब बच्चा हंग्री होगा, वेट होगा, वेट का मतलब कुछ यूरिन या
स्टूल वगैरह पास कर दिया तो उस कंडीशन में वो और भी ज़्यादा क्राई करेगा। ठीक है, वीक क्राई सीन इन प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबी, जिनका वेट कम होगा या प्री टर्म बेबी जो होंगे वो हेल्थी बेबी या टर्म बेबी की बजाय कम क्राई करेंगे। हाई पिच क्राई इज सीन इन बेबीज विथ राइज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आईसीपी अगर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में नियोनेट है वो नियोनेट की हाई पिच क्राई देखने को मिलेगी। मीन्स आईसीपी बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोसिफेलस का अगर नियोनेट है तो वो हाई पिच क्राई करेगा। उसके बाद में आता है कलर है। कलर मैंने बोला कि जो नॉर्मली हेल्थी न्यूनेट होगा उसका कलर इंटायर कलर कैसा होगा, पिंक होगा। और अगर पूरी बॉडी पिंक नहीं है, फॉर एग्जांपल उसकी एक्सट्रीमिटीज है वो ब्लूइश कलर की है या पूरी बॉडी ब्लूइश कलर की दिख रही है, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। उसके बाद में अपन चेक करेंगे वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में अपन को क्या क्या देखना है। फर्स्ट वन अपन देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर नॉर्मली जो हेल्थी न्यूनेट होगा उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, 35.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस अपन को देखने को मिलेगा। पल्स है, पल्स इसकी नॉर्मल कितनी होगी, 120 से 140 बीट्स पर मिनट होगी। और रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी, 40 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये हेल्थी वाली कंडीशन में हेल्थी न्यूनेट। अगर हेल्थी नहीं होगा तो उन सब में ये अपन को क्या देखने को मिलेंगी, कम। फिर सेकेंड वन करेंगे अपन एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट का मतलब है इसमें अपन क्या देखेंगे, बच्चे का वेट देखेंगे। वेट जो नॉर्मल वेट होगा, नॉर्मल वेट कितना होगा, 2.5 टू 3.5 kg, ये अपन को नॉर्मल वेट देखने को मिलेगा। अगर इससे कम ज़्यादा मिल रहा है तो बच्चा लो बर्थ वगैरह में या उस कैटेगरी में अपन को उसको डिवाइड कर देगा। लेंथ है तो न्यू बोर्न होता है, जैसे बोर्न होता है उस टाइम उसकी लेंथ लगभग नॉर्मल टाइम में 50 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। हेड सर्कमफ्रेंस है तो हेड सर्कमफ्रेंस लगभग आपको 35 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फोर्थ वन है चेस्ट सर्कमफ्रेंस, जो लगभग हेड सर्कमफ्रेंस से 2 या 3 सेंटीमीटर कम होगा, लगभग 32 टू 33 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये सारे क्राइटेरिया उसके क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू एज बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट वन है हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें फर्स्ट वन अपन देखेंगे स्किन। स्किन के अंदर कैसे होंगे, पहले स्किन कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी और पफी टाइप की होगी। ठीक है, और दूसरा उसका स्किन कलर ऑब्जर्व कर जाएंगे, कोई पेलर, जॉन्डिस और साइनोसिस, ये कोई अबनॉर्मलिटी कंडीशन में अपन को देखने को मिलेंगे। नॉर्मल कंडीशन में अपन को पिंक कलर देखने को मिलेगा स्किन में। उसके बाद में जनरली जैसे ही बर्थ के टाइम बेबी बोर्न होता है तो उसके ऊपर एक वाइटिस लेयरिंग अपन को देखने को मिलती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वर्निक्स कैसियोसा। जनरली कैसी होगी, वाइट होगी, क्रीमी चीजी लाइक होगा, सब्सटेंस की बनी होगी, जो क्या कर रही है, उसकी बॉडी को लुब्रिकेट करने का फंक्शन कर रही है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर रही है। और ये किससे बन रही है, इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, जो फीटल सेबेसियस ग्लैंड है वो इसका फॉर्मेशन कर रही है, जो डिसअपियर विद इन ए फ्यू डेज, अपने आप धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होगी। इसके साथ में आपको लिंगो भी देखने को मिलेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक फाइन स्मॉल हेयर उसकी बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, डाउनी हेयर होंगे, जो इसके न्यूबॉर्न का जो शोल्डर वाला पार्ट है, शोल्डर है, बेक है, अपर आर्म्स वाले पार्ट है, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में फोरहेड और ईयर्स के ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये भी क्या होंगे, प्री टर्म जो न्यूबॉर्न होगा उसके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसकी बजाय, पोस्ट टर्म बेबी की बजाय। और चेक स्किन टर्गर ऑफ डिहाइड्रेशन, जनरली डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो आपको स्किन टर्गर देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में आता है हेड है। हेड की बात करें तो जनरली एक सुना होगा, जैसे बेबी बोर्न होगा उसका हेड है, स्कल की बोन्स है वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होती हैं, उन बोन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जनरली जो स्कल्स बोन है वो कंप्लीटली फ्यूज्ड नहीं होती है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, सूचर देखने को मिलेंगे। दो बोन्स है उनके बीच के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक लाइन है जो उनको जोड़ रही है, जिनको अपन सूचर बोलेंगे। और इसके साथ में ही
बोन के बीच के अंदर आपको कुछ स्पेस मिलेंगे जिनको अपन फोंटेनल्स बोलेंगे, जिसमें 2 टाइप के फोंटेनल्स होंगे। एक होगा एंटीरियर फोंटेनल्स। एंटीरियर फोंटेनल्स है वो फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन्स का बना होगा, जो कैसा होगा, डायमंड शेप्ड का होगा, और वो लगभग 18 मंथ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा पोस्टीरियर फोंटेनले। पोस्टीरियर फोंटेनले वो किससे बाउंड होगा, ऑक्सीपिटल बोन से और पेराइटल बोन से बाउंड होगा, और जो लगभग कैसे होगा, ट्राइएंगुलर शेप्ड का होगा, जो 1.5 मंथ पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, जनरली अगर आपको ये सूचर फोंटेनल्स बल्जिंग और वाइड स्पेस्ड दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में ये किसको शो करेंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को शो करेंगे। इसके साथ में जनरली हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन है, उसमें भी ये आपको वाइडली और फुले हुए बल्ज टाइप के देखने को मिलेंगे। मेनिंजाइटिस की कंडीशन में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर डिप्रेस्ड वाली कंडीशन होगी, सॉरी डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी, तो उसके अंदर आपको फोंटेनल्स वगैरह कैसे दिखेंगे, डिप्रेस्ड दिखेंगे। उसके बाद में फेस आता है, तो फेस के अंदर आप क्या एग्जामिन करोगे, सिमेट्री और एसिमेट्री और मार्फॉर्मेशन। फेस है वो प्रॉपर तरीके से सारी आईज पूरी जो उसकी शेप है वो सिमेट्री है या नहीं है, वो सब चीज़ें आप इसके फेस में एग्जामिन करोगे। आईज है तो आईज के अंदर भी आप बोथ आईज है वो सिमेट्री है एसिमेट्री है, मतलब प्रॉपर तरीके से दोनों की जो शेप है वो प्रॉपर है नहीं, वो चेक करोगे। दोनों के बीच के अंदर जो इनर कैंथस होते हैं, बोथ इनर कैंथस होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो लगभग 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वो प्रेजेंट है नहीं। नोटिफाई एनी अबनॉर्मल आई डिस्चार्ज, हेमरेज और इन्फ्लामेशन। कुछ भी आइज के अंदर आपको अबनॉर्मलिटी दिख रही है तो वो भी आपको यहाँ पे नोटिफाई करनी है। उसके बाद में आते हैं ईयर्स है, तो ईयर्स में भी अपन को क्या देखेंगे, कार्टिलेज वगैरह है वो अच्छे तरीके से बने हुए हैं या नहीं है, प्रॉपर तरीके से है या नहीं। माल फॉर्म्ड और लो सेट ईयर्स आर सीन इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की जो कंडीशन होती है, ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज होती है जिसके अंदर आपको माल फॉर्म्ड और लो सेट ईयर्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन आपका नोज है, तो नोज के अंदर भी नेजल ब्रीथर। जनरली आपने सुना होगा जैसे ही न्यूनेट होता है या जो बच्चा बोर्न होता है, स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं, लगभग अपन बोल सकते हैं 4 to 6 मंथ है, वो ओनली नोज से ब्रीथ करता है, माउथ से ब्रीथ नहीं करता है। उसके बाद में उसकी माउथ ब्रीथिंग शुरू होती है, तो ओनली उसको अपन बोल सकते हैं नेजल ब्रीथर होता है। एग्जामिन नोज फॉर इट्स शेप एंड नेजल ब्रिज, जो नेजल ब्रिज है शेप वगैरह वो चेक करने प्रॉपर शेप में है या नहीं है। इसके साथ में नेजल फ्लेयरिंग इंडिकेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब है जो नोज है वो फूला हुआ सा, जब वो ब्रीथिंग करेगा तो फूलेगा, तो वो किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर उसमें कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में आपको नेजल फ्लेयरिंग साइन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है माउथ है, तो माउथ के अंदर अपन क्या देख सकते हैं, माउथ का एग्जामिन कब करेंगे, जनरली बच्चा जब क्राई करता है उस टाइम उसका माउथ अच्छे से ओपन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप उसका माउथ है, थ्रोट है, उसको एग्जामिन कर सकते हो। ऑब्जर्व फॉर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये सब आप उस कंडीशन में ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसी कोई कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद में नेक है, तो नेक को भी आप पाल्पेट करोगे तो एनी लिम्फ एडिनोपैथी और एनी अबनॉर्मल मासेज आपको वहाँ पे फील हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद में चेस्ट है, तो चेस्ट में भी जनरली उसकी शेप कैसी होगी, बेरल शेप्ड की चेस्ट होगी। जनरली जब न्यूबॉर्न होता है तो उस कंडीशन में उसके हेड की साइज ज़्यादा होती है, चेस्ट की साइज क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो हेड की साइज क्या होगी, चेस्ट की साइज क्या होगी, थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद में जो चेस्ट की साइज है वो हेड की साइज से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। लेकिन न्यूबॉर्न के टाइम उस टाइम उसको बेरल शेप्ड देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में आपको क्या करना है, पाल्पेशन के थ्रू आपको फील करना है, कहीं कोई मांस वगैरह आपको वहाँ पे फील नहीं हो रहा है। द एब्डोमेन शुड नॉट बी डिस्टेंडेड और स्केफोइड, कहीं एब्डोमेन वो डिस्टेंडेड है, स्केफोइड टाइप का तो नहीं दिख रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड को आपको इंस्पेक्ट करना है जिसके अंदर आपको 2 आर्टरीज और 1 वेन दिखनी चाहिए। इसके साथ में एब्डोमेन फॉर प्रेजेंट जो बाउल साउंड्स है वो सुनाई दे रही है नहीं दे रही, वो भी आपको यहाँ पे अस्कल्टेट करनी है। इसके साथ में उसकी फिट और हैंड्स है,
वो भी आपको जो उसकी रिजिड फिंगर्स वगैरह है, हैंड की फिंगर्स है, लेग की जो फिंगर्स टॉयज वगैरह है, वो आपको काउंट करनी है, नंबर में प्रॉपर है या नहीं है, उनके बीच का जो स्पेस है वो प्रॉपर प्रेजेंट है या नहीं है, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है या नहीं, वो सब आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है। इसके बाद में आता है जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया वाले पार्ट के अंदर जो फुल टर्म फीमेल न्यूनिट्स होती है उसके अंदर लेबिया मेजोरा है, वो लेबिया माइनोरा का कवर करके रखेगी, और क्लाइटोरिस है वो भी उसको कवर रहेगा। जब आप विजिबल सेपरेट करोगे लेबिया मेजोरा का, उस टाइम आपको क्लाइटोरिस है वो विजिबल होगी, अदरवाइज आप विजिबल नहीं होगी। यूरिथ्रा ओपनिंग इज सिचुएटेड बिहाइंड क्लाइटोरिस, ये आपको देखने को मिलेंगे। मेल जो नियोनेट्स होगा उसके अंदर स्क्रोटम है वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, पेंडुलस आपको देखने को मिलेंगे, डार्कली पिगमेंटेड होंगे, और टेस्टिस आर डिसेंडेड, ये आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन जो पेनिस है, शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर लोकेशन ऑफ यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग मतलब पेनिस के अंदर जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो मिड में प्रेजेंट है या नहीं है, अगर अपर या लोअर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वो अबनॉर्मलिटी को शो करेगा। उसके बाद में आता है उसके बेक और स्पाइन वाला एरिया। बेक वाले एरिया की बात करें तो वहां पे आपको देखना है कहीं कोई अबनॉर्मल, स्पाइन वाले पार्ट में कोई अबनॉर्मल मास तो नहीं दिख रहा है, कोई ओपनिंग तो नहीं दिख रही है, स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है या नहीं है। उसके साथ में एनी टफ और हेयर और प्रोट्रूडिंग ऐसी कोई कंडीशन तो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जनरली इसके अंदर अपन मसल टोन चेक करेंगे। मसल टोन में जनरली जैसे पोस्चर है, हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया, ये अपन यहाँ पे देखेंगे। हाइपर का मतलब है हाई मसल टोन देखने को मिलेंगे, हाइपो का मतलब है जनरली लो मसल टोन देखने को मिलेगी, ये सब अपन यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद में आता है जॉइंट मोबिलिटी। जॉइंट मोबिलिटी मतलब जॉइंट की जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की कंडीशन वो कैसी होगी, तो जनरली जो प्री टर्म बेबीज होंगे उनके अंदर थोड़े से जॉइंट्स कैसे होंगे, स्टिफ टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो लिमिटेड ये जो फ्लेक्शन है एंकल वगैरह के अंदर, वो एंकल और रिस्ट के अंदर वो भी आपको लिमिटेड देखने को मिलेगी। बट जो टर्म बेबीज होंगे वहाँ पे आपको मोर फ्लेक्सिबल और मोर रिलैक्स्ड आपको जॉइंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में सर्टेन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेज वगैरह है, तो बच्चे के अंदर जो भी रिफ्लेक्सेज होते हैं जैसे मोरो रिफ्लेक्स है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है, रूटिंग है, ग्रास्प वगैरह, सकिंग रिफ्लेक्स है, ये सब आपको क्या होंगे प्रॉपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या होंगे जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं डिसअपीयर होते जाएंगे। जो किसको शो करेंगे, अगर उस बच्चे में सारे रिफ्लेक्सेस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है तो वो आपको किसको शो करेंगे कि उसका नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, मैच्योर है। इसके साथ में बॉडी मूवमेंट्स है। बॉडी मूवमेंट्स के अंदर जैसे नोट्स स्लीपिंग है, इज एक्टिव अलर्ट है, द बेबी मूवमेंट मूव्स एक्सट्रीमिटीज एक्टिवली, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी उसमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद में अपन लास्ट वन जो आता है असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्स। बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सेस कौन सी एज के अंदर स्टार्ट होंगे, ठीक है, किस किस टाइप के रिफ्लेक्स होंगे और कब ये डिसअपीयर होंगे, इसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सेज ऑफ आई। आई के रिफ्लेक्स के बारे में। आई के अंदर कौन सा रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा, जिसको अपन बोलेंगे फर्स्ट वन जो है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग का नाम आ रहा है ब्लिंक करना। ब्लिंक कौन करेंगी, उसकी आईज ब्लिंक करेंगी। कब आईज ब्लिंक करेंगे, जनरली क्या होगा बच्चे के ऊपर जब भी आप कोई ब्राइट लाइट या कोई ऑब्जेक्ट उसके नियर बाई लेके आओगे या कोई ब्राइट लाइट उसके ऊपर डालोगे तो उस टाइम उसकी आईज है वो क्या होंगी, ब्लिंक करेंगी, ब्लिंक करना शुरू करेंगे। तो उस रिफ्लेक्स को अपन क्या नाम देंगे, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स जनरली क्या होगा, बर्थ के टाइम प्रेजेंट होगा और डिसअपीयर ये नहीं होगा क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा। चाहे अडल्ट हो, अडल्ट की भी आईज के ऊपर आप अगर ब्राइट लाइट डालोगे तो उस कंडीशन में उसकी आईज भी क्या करेंगी, ब्लिंक करना शुरू कर देंगी। सेकेंड वन है प्यूपिलरी रिएक्शन। प्यूपिलरी रिएक्शन जनरली क्या होगा, यही दूसरा आता है, ब्राइट लाइट को आप आइज के ऊपर या प्यूपिल के ऊपर अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल, जब भी नॉर्मल लाइट के अंदर है, ठीक है, नॉर्मल लाइट है तो उसमें आपकी प्यूपिल से वो नॉर्मल शेप के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही ब्राइट लाइट जाएगी, बहुत ज़्यादा लाइट आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो इसकी जो प्यूपिल्स है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी।
कैसे हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और अगर डिम लाइट में जाएगा, अंधेरे में जाएगा, तो उस कंडीशन में उसकी प्यूपिल्स की साइज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा प्यूपिलरी रिएक्शन के अंदर। ये रिफ्लेक्स भी बर्थ के टाइम प्रेजेंट होगा और डज नॉट डिसअपियर, लाइफ लॉन्ग ये रिफ्लेक्स है प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में आता है डोल्स आई रिफ्लेक्स। डोल्स आई, आपने डोल्स देखा होगा, डोल्स की आईज देखी होगी। कई बार क्या होता है कि बच्चे का जब हेड है आप उसको टर्न कराओगे या डोल्स का जब हेड टर्न कराओगे तो उसका हेड तो टर्न हो जाएगा, पर उस हेड के साथ में उसकी आई जो वो टर्न नहीं होगी, मतलब वो धीरे धीरे जाके टर्न होगी, मतलब एकदम हेड के साथ में वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में वो हेड के साथ में आई जो वो सेट होंगी। तो उस तरीके का अगर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे डोल्स आई रिफ्लेक्स। ठीक है, तो डोल्स आई रिफ्लेक्स है, जनरली ये क्या होगा, बर्थ के टाइम प्रेजेंट होगा और ये लगभग 3 to 4 मंथ के बाद में क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जैसे इसका हेड टर्न करेंगे किसी भी साइड में, राइट लेफ्ट साइड में किसी भी साइड में टर्न करेंगे, हेड टर्न के साथ में जो आईज है वो धीरे धीरे इसके साथ में एडजस्ट होंगी, तो उस रिफ्लेक्स को अपन बोलेंगे डोल्स आई रिफ्लेक्स। उसके बाद में आते हैं रिफ्लेक्सेस ऑफ नोज। ये तो आईज के रिफ्लेक्सेस थे। अब नेक्स्ट वन आते हैं नोज के रिफ्लेक्सेस। नोज रिफ्लेक्सेस में जो फर्स्ट वन है वो है स्नीज रिफ्लेक्स। स्नीज सब में प्रेजेंट होता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑर्गेनिज्म आपके नोज में इंटर करेगा तो स्नीजिंग के थ्रू वो ऑब्जेक्ट वापस वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो या इरिटेंट, कोई भी इरिटेंट आपके नेजल पैसेज में जाएगा तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस सडनली आपके नोज के अंदर रेस्पॉन्स अराइज होंगे, उनको अपन बोल देंगे स्नीज रिफ्लेक्स। ये जो स्नीज रिफ्लेक्स होते हैं ये भी क्या होंगे, बर्थ के टाइम बच्चे में भी प्रेजेंट रहेंगे और डज नॉट डिसअपियर, ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेंगे, डिसअपियर नहीं होंगे। नेक्स्ट वन आता है अपना ग्लेबेला रिफ्लेक्स। ग्लेबेला रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, जनरली आप जो ब्रिज ऑफ नोज बोल दें या दोनों आईज है उनके बीच वाला जो पार्ट है, नोज का जो ब्रिज वाला पार्ट है, अगर वहां पे आप अपने थंब से या कोई ऑब्जेक्ट अगर टच करते हो तो बच्चा अपनी आईज को क्या कर लेगा, टाइटली क्लोज कर लेगा। तो उस रिफ्लेक्स को अपन क्या बोलेंगे, ग्लेबेला रिफ्लेक्स। जनरली ये रिफ्लेक्स है, ये भी बर्थ के टाइम प्रेजेंट रहेगा और लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा या डिसअपियर नहीं होगा। उसके बाद में आते हैं माउथ के रिफ्लेक्स। माउथ के रिफ्लेक्स में फर्स्ट वन है रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो रूटिंग रिफ्लेक्स ये कौन सा है, रूटिंग रिफ्लेक्स है। जनरली इसके अंदर क्या होगा, जब आप बच्चे के हेड या चिक के ऊपर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो उस कंडीशन में बच्चा है वो अपने हेड और माउथ को उस साइड क्या कर लेगा, टर्न कर लेगा और साथ में ही अपने माउथ को क्या कर लेगा, ओपन कर लेगा। तो उस तरीके के रिफ्लेक्स को अपन क्या बोलेंगे, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलेंगे। ये रूटिंग रिफ्लेक्स भी बर्थ के टाइम प्रेजेंट होगा और लगभग 3 to 4 मंथ में ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है सकिंग रिफ्लेक्स और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। सकिंग और स्वेलिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा, जस्ट इसके बाद में, रूटिंग रिफ्लेक्स के बाद में जैसे ही जो भी आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करा है, फॉर एग्जांपल जैसे मदर का ब्रेस्ट है या कोई भी आप बेबी फीड करवा रहे हो, जो भी है वो उसको बेबी के माउथ के अंदर अगर आप दोगे तो उस कंडीशन में बेबी के जो लिप्स वगैरह है उस ऑब्जेक्ट को कवर करके उसका एक वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे और साथ में चिक और टंग के थ्रू उसको क्या करेंगे, सक करना शुरू कर देंगे। तो उस तरीके के रिफ्लेक्स को अपन क्या बोल देंगे, सकिंग रिफ्लेक्स और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स भी जनरली बर्थ के टाइम से स्टार्ट होगा और डिसअपियर हो जाएगा लगभग अराउंड 12 मंथ, 1 ईयर या 12 मंथ के अंदर ये क्या हो जाएगा, लगभग डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद में आता है गेग रिफ्लेक्स। गेग रिफ्लेक्स इसको बोलेंगे अपन स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर फेरिंग्स। ठीक है, तो पोस्टीरियर फेरिंग्स के स्टिमुलेट होने का एक्टिविटी उस रिफ्लेक्स को अपन क्या बोलेंगे, गेग रिफ्लेक्स। जब भी कोई फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करेगा तो उस कंडीशन में आपका जो पोस्टीरियर फेरिंग्स है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। तो उस रिफ्लेक्स को अपन बोलेंगे गेग रिफ्लेक्स, जो जनरली बर्थ के टाइम से अपीयर होगा और परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ लॉन्ग वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन आता है एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स। एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स में क्या होगा, जब भी आप कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे स्पून वगैरह है, हार्ड ऑब्जेक्ट है, वो उसकी टंग के साथ में टच करवाओगे तो उसकी वजह से बच्चे का जो रेस्पॉन्स हो क्या होगा, वो उसको वापस बैकवर्ड बाहर की तरफ वापस निकालने की कोशिश करेगा। तो उस टाइप के रिफ्लेक्स को अपन बोलेंगे एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स। ये एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स है, ये भी जनरली बर्थ के टाइम प्रेजेंट रहेगा और लगभग आफ्टर 4
4 मंथ्स के बाद में ये डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद में आता है अपना कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स सेम है, जैसे ही कोई म्यूकस या इरिटेशन का प्रोडक्शन होगा तो कफ के थ्रू उसको अपन क्या कर देंगे, बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे, तो उस तरीके के रिफ्लेक्स को अपन बोलेंगे कफ रिफ्लेक्स, जो बर्थ के टाइम प्रेजेंट होगा, अपीयर होगा और लाइफ लॉन्ग क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन है अपना रिफ्लेक्सेज ऑफ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज के रिफ्लेक्सेज है, जिसके अंदर फर्स्ट वन आता है ग्रास्प रिफ्लेक्स। ग्रास्प रिफ्लेक्स में क्या होगा, जब भी आपके पाल्म और सोल्स, पाल्म का मतलब आपका हैंड की हथेली, हाथों की हथेली और पैरों के हथेली, पैरों के जो सोल्स है, वहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो उस टाइम आपकी जो डिजिट्स है उनमें क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसका हैंड है, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आओगे तो इसके फिंगर्स वगैरह है उनमें क्या होगा, फ्लेक्शन होगा और ये उस ऑब्जेक्ट को टाइटली होल्ड कर लेगा। तो इस तरीके का रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट होता है तो उसको अपन बोल देंगे ग्रास्प रिफ्लेक्स। यही रिफ्लेक्स अगर हैंड के अंदर प्रेजेंट है तो उसको पाल्मर ग्रास्प बोलेंगे, अगर सोल वाले पार्ट में प्रेजेंट है तो उसको प्लांटर ग्रास्प बोलेंगे। ये रिफ्लेक्स भी लगभग बर्थ के टाइम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और डिसअपियर कब होगा, एट द 3 मंथ, और प्लांटर ग्राफ वाला है वो लगभग 8 मंथ में डिसअपियर होगा। मीन्स ये जो पाल्मर ग्रास्प है ये 3 मंथ में डिसअपियर हो जाएगा और ये प्लांटर वाला ये लगभग 8 मंथ में डिसअपियर होगा। उसके बाद में आता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, जनरली आप क्या करोगे, जो बच्चे का सोल वाला पार्ट है वहाँ पे क्या करोगे, मतलब कोई आपने हार्ड ऑब्जेक्ट या पेन वगैरह या जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, ऐसा स्मूथली स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड और स्मूथ होना चाहिए, तो इसको इसके सोल वाले पार्ट से, फुट के पार्ट से यहाँ से लेके अपवर्ड की तरफ अगर लेके जाओगे तो उस कंडीशन में इसका टोय प्लस इसकी एक्सट्रीमिटीज है वो क्या हो जाएंगे, हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के या उस रिफ्लेक्स को अपन क्या बोल देंगे, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। जो रिफ्लेक्स बर्थ के टाइम प्रेजेंट रहेगा और लगभग 1 ईयर के बाद में क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं मास रिफ्लेक्सेस, जिसके अंदर फर्स्ट वन है मोरो रिफ्लेक्स और इसका दूसरा नाम है स्टार्टर रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, जनरली जैसे भी बच्चे को कोई लार्ज वॉइस है, ठीक है, सॉरी लाउड वॉइस है, वो अगर सुनाई देगी या सडन उसको कोई भी लाउड वॉइस सुनाई देती है तो उस कंडीशन में जनरली उसके जो बॉडी की शेप है या उसका इक्विलिब्रियम है वो उसमें क्या होगा, चेंजेज होगा। उस कंडीशन में उसके अपर एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाएगी, एक्सटेंडेड हो जाएंगी, उसकी जो फिंगर्स है वो फैल जाएंगे, फेनिंग हो जाएगी और उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो उसकी बॉडी की तरफ मतलब अटैच होंगे, बॉडी की तरफ आएंगे। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मोरो रिफ्लेक्स या स्टार्टर रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स भी जनरली क्या होगा, बर्थ के टाइम प्रेजेंट होगा और लगभग 3 to 4 मंथ में क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है टोनिक नेक रिफ्लेक्स और फेनिंग रिफ्लेक्स। टोनिक नेक और नेक रिफ्लेक्स या फेनिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा, जनरली यहाँ पे जब भी इन्फेंट को हेड को आप वन साइड, चाहे राइट और लेफ्ट साइड हो, किसी भी साइड अगर टर्न करवाओगे तो जिस साइड आप टर्न करवा रहे हो उस साइड की एक्सट्रीमिटीज तो क्या होगी, एक्सटेंडेड होंगी, ठीक है, और ये जो अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज है वो क्या होंगी, फ्लेक्स्ड होंगी, मतलब ये तो आगे की तरफ निकलेंगी और ये बॉडी की तरफ आएंगी। तो इस तरीके का अगर आपको रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है उसको बोलेंगे टोनिक नेक रिफ्लेक्स या फेंसिंग रिफ्लेक्स, जो जनरली 2nd मंथ ऑफ लाइफ में स्टार्ट होगा और लगभग 3 to 4 मंथ वाली लाइफ में क्या हो जाएगा, डिसअपियर होगा। नेक्स्ट वन है डांस और स्टेपिंग रिफ्लेक्स। डांस और स्टेपिंग रिफ्लेक्स में क्या है, जनरली जब भी आप न्यूनेट को, बच्चे को होल्ड ऑन करके उसको हार्ड ऑब्जेक्ट या सरफेस पे खड़ा करने की कोशिश करोगे तो उस कंडीशन में उसके जो लेग्स है वहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के क्या होंगे, मूवमेंट्स होंगे, कभी वो उठाएगा कभी रखेगा, कभी उठाएगा कभी रखेगा। तो इस तरीके का अगर उसकी रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो उसको अपन डांस और स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोलेंगे। ये भी जनरली
बर्थ के टाइम से स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 3 to 4 वीक्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है पेरासूट रिफ्लेक्स। पेरासूट रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, जनरली जब बॉडी के फेस को आप, बच्चे के फेस को आप नीचे की तरफ, फर्श की तरफ मूवमेंट करवाओगे, लेके जाओगे, तो उस कंडीशन में वो अपनी आर्म्स है उनको क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा और ट्राई टू कैच हिमसेल्फ, खुद को अपने आप को कैच करने की कोशिश करेगा। तो उस तरीके के रिफ्लेक्स को अपन क्या बोलेंगे, पेरासूट रिफ्लेक्स, जो जनरली अपीयर कब होगा, 8 to 9 मंथ में अपीयर होगा और लगभग डज नॉट डिसअपियर, जो लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा, कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। तो ये बहुत सारे रिफ्लेक्सेस थे बच्चे के अंदर, जो जनरली मोस्टली जो रिफ्लेक्सेस है वो बर्थ के टाइम ही अराइज होंगे और कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस जो डिसअपियर हो जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके बाद में आता है इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ। बर्थ के टाइम बच्चे को क्या, इसमें यहाँ पे अपन 2 टाइप की केयर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इमीडिएट केयर के बारे में और एक पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा टाइम के बाद में, मतलब 24 आवर के बाद में अपन क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इमीडिएट का मतलब है जैसे ही बेबी बोर्न हुआ है, बोर्न होने के जस्ट बाद में आप क्या क्या केयर बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट वन अपन क्या करेंगे, डिलीवर द बेबी ऑन ए वार्म एंड क्लीन टॉवल। जैसे बेबी बोर्न होगा उसको आपको वार्म और क्लीन टॉवल पे क्या करना है, लेना है सबसे पहले। दूसरा, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। उसका पेटेंट एयरवे मतलब एयरवे है उसको आपको ओपन करना है, कहीं भी कोई सिक्रेशन म्यूकस वगैरह है तो उसको वहां से रिमूव करना है। इंश्योर वार्मथ, उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए बेबी कंडीशन, बेबी के नाम वगैरह प्लस बेबी की कैसी कंडीशन है उसको आपको असेस करना है, साथ में उसको आपको डॉक्यूमेंट भी करना है। केयर ऑफ आइज, उसके आइज की केयर करनी है। क्लेम एंड कट द कोड को क्लेम करना, कट करना है। केयर ऑफ स्किन, उसकी स्किन की केयर करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शंस वहाँ पे एडमिनिस्टर करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेबी को आइडेंटिफिकेशन बैंड वगैरह अप्लाई करने। ट्रांसफर ऑफ द बेबी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड। अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड का मतलब है आपने सारे बच्चे की कंडीशंस यहाँ पे चेक कर ली है, क्या बच्चे को कोई इमरजेंसी कंडीशन की रिक्वायर्ड है या कोई मेडिकल असिस्टेंस की कंडीशन की रिक्वायर्ड है, या बच्चे को हेल्थी है तो उस कंडीशन में आप मदर के साथ में ट्रांसफर कर दो, या कोई ऐसी सीवियर कंडीशन है या कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उसको मेडिकल असिस्टेंस या NICU वगैरह जहाँ पर भी उसको ट्रांसफर करना वहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है। तो इनको 1 by 1 करके यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है रिसीव द बेबी ऑन ए वार्म क्लीन एंड ड्राई टॉवल। जैसे ही नियोनेट बोर्न होता है उस टाइम आपको एक वार्म का मतलब है उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है। ऐसे नहीं कोल्ड टॉवल आपने ले लिया, कोल्ड टॉवल पे रिसीव करोगे तो बच्चे का टेम्परेचर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टॉवल कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होना चाहिए होंगे, और ड्राई होना चाहिए। वेट नहीं लेना है, ड्राई लेना है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा पहले से वेट होगा तो ड्राई टॉवल लेगा तो उसको आप क्या कर सकते हो, बच्चे को ड्राई कर सकते हो। मॉइस्ट, ऑलरेडी बच्चा पहले से कैसा होगा, मॉइस्ट होगा। सेकेंड वन क्या करना है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। पेटेंट एयरवे का मतलब है जनरली जैसे ही बच्चा बोर्न होगा तो उस कंडीशन में आपको उसकी क्राई की कंडीशन देखनी है, साथ में उसका माउथ और नोज चेक करना है, उसमें कहीं कोई सिक्रेशंस, कोई म्यूकस वगैरह प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो उसके एयरवे को क्या करेगा, क्लोज करेगा। तो उस कंडीशन में उन सब सिक्रेशन वगैरह या जो भी एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह उनको वहाँ से आपको रिमूव करना है। उसका जो एयरवे पेटेंट है उसको क्लियर करना है। इफ़ द बेबी इज नॉट क्राई जेंटल टेक्टाइल स्टिमुलेशन इज प्रोवाइड। जनरली बेबी अगर क्राई नहीं कर रहा है तो टेक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब है अपन को ऐसे हैंड से उसके सोल वाले पार्ट पे ऐसे स्टिमुलेशन उसको प्रोवाइड करना है, जिसको अपन टेक्टाइल स्टिमुलेशन करेंगे। या बैक साइड से हल्का हल्का आपको क्या करना है, रब करना है, या बैक साइड में हल्का हल्का उसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना, जिससे बच्चा क्या होगा, क्राई करना शुरू कर देगा। अगर उस कंडीशन में भी नहीं कर रहा है तो आगे आपको मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी। इफ द चाइल्ड डज नॉट क्राई इवन आफ्टर स्टिमुलस CPR शुड बी गिवन। उस कंडीशन में वो बच्चे की कंडीशन आपको चेक करनी है, किस तरह कंडीशन है, फिर आपको वहाँ पे CPR या न्यूनेटल रेसिस्टेशन क्या करना होगा, प्रोवाइड करना। थर्ड वन है इंश्योर वार्मथ। वार्मथ का मतलब है बच्चे का अपन को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। जनरली बच्चे की जो हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म है वो कैसी होगी,
इमेच्योर होगी, वो अपने लेवल पे अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में उसका जो इवापोरेशन कंडीशन है, रेडिएशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, इनकी वजह से बच्चे के अंदर हीट लॉस होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो उस वजह से उसको मेंटेन करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर जो रूम वगैरह उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। साथ में आप जो क्लॉथ वगैरह ले रहे हो वो भी वार्म वगैरह लेने हैं, साथ में बच्चे को भी क्लॉथ पुट करवाने हैं। अगर उस कंडीशन में भी अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप रेडिएंट वार्मर आपको यूज करना है। उसके बाद में जनरली ये बोला है वही सब चीज़ें हैं। डिलीवरी रूम है उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है लगभग 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक उसका मेंटेन करना है। ड्राई द इन्फेंट थोरोली आफ्टर बर्थ यूजिंग ए वार्म टावल, वार्म टावल को यूज करके आपको जस्ट बोर्न होने के बाद में उसको ड्राई करके रखना है और स्मूथली ड्राई करना है, ऐसे नहीं आप हार्डली उसको ड्राई करना शुरू करो। उसके साथ में अंडर रेडिएंट वार्मर, अगर फिर भी उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में आप रेडिएंट वार्मर के अंदर उसको रखना है। या मदर चेस्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विथ हर, जी इसको अपन बोलेंगे कंगारू मदर के या केएमसी के थ्रू मदर के चेस्ट पे उसको क्या करना है, अप्लाई करना है, जिससे मदर के हिट के थ्रू उसका टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होना शुरू होगा। असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फेंट्स कंडीशन, अपन को बच्चे की जो भी कंडीशन जैसे बोला है एट 1 मिनट और 5 मिनट पे अपन बच्चे का अपगार स्कोरिंग चेक करेंगे। तो क्या अपगार स्कोर क्या आ रहा है, 1 मिनट में कितना आ रहा है, कितना स्कोर शो कर रहा है, 5 मिनट में चेक करें तो कितना दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें को अपन को डॉक्यूमेंट भी करके रखनी है। और while drying the baby head to toe assess is done to find out any abnormality in the newborn। बाकी का उसके साथ में कोई भी अपन को बॉडी में, उसकी बॉडी में कोई भी abnormality शो हो रही है तो वो भी अपन को यहाँ पे डॉक्यूमेंट करनी है। केयर ऑफ आइज, केयर ऑफ आइज के अंदर क्लीन उसकी आइज वगैरह है। जैसे ही बेबी बोर्न होता है उसका हेड जैसे ही डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद में बच्चे की आइज वगैरह को क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन करना, कैसे क्लीन करना है, इसके अंदर आपको स्टीराइल कॉटन स्वाब आपको यूज करना है, डिप इन स्टीराइल वाटर में डिप होना चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको कॉटन स्वाब आपको लेना है। उसके अंदर क्या करना है, ये जो कॉटन स्वाब है इसको आपको इनर कैंथर से, जो इनर कैंथस होता है, ये इनर कैंथस होगा तो इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ से इसको क्या करना है, लेके जाना है। बोथ आइज के लिए आपको अलग अलग कॉटन स्वाब है, स्टीराइल कॉटन स्वाब है वो यूज करने हैं। इस आइज के लिए अलग कॉटन स्वाब यूज करना है, इस आइज के लिए अलग कॉटन स्वाब यूज करना है। उसके बाद में अगर कोई आई ड्रॉप्स की ज़रूरत है, कोई भी आपको दिख रहा है कि आइज के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस है तो उस कंडीशन में आई ड्रॉप आपको वहाँ पे अप्लाई करनी है। उसके बाद में केयर ऑफ कोड, कोड की कैसे केयर करोगे, जनरली आपको चेक करना है पहले तो कहीं कोड है बच्चे के नेक के चारों ओर अराउंड नहीं है। अगर उस कंडीशन में तो उसको हेड को डिलीवर करके और उसका जो कोड वगैरह उसको वहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। उसके प्रेशर को मेंटेन करना है, साथ में कोड क्लेम्पिंग को क्या करना है, आपको कोड को क्लेम करना है। कोड क्लेम करोगे तभी वो उसकी नेक से क्या होगी, हटेगी। इसके साथ में आपको कोई भी विदाउट एनी ड्रेसिंग एंड इज इंस्पेक्टेड रिपीटेडली फॉर एनी ब्लीडिंग और अप टू 20। बाकी का इसमें कोई भी आपको कोड में कोई भी ब्लीडिंग वगैरह या कोई भी अबनॉर्मलिटी दिख रही है तो उसको आपको चेक करना है। इसके बाद में है कोई भी इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में वो आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। जनरली नॉर्मल अगर डिलीवरी की कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपको अम्बिलिकस से 8 to 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको कोड को क्या करना है, कट करना है। उसके साथ में जहाँ पे भी जब भी कट करो तो उसके ऊपर आपको गोज अप्लाई करना है, क्योंकि सडन आप कट करते हो तो स्प्लैशिंग ऑफ ब्लड होगा वहाँ पे, तो उससे आप प्रिवेंट कर सको, नहीं तो पूरे डिलीवरी रूम में क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्लीडिंग। उसके बाद में केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ स्किन के अंदर क्या होगा, जनरली बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर म्यूकस वगैरह ये सारे सिक्रेशन वगैरह ब्लड वगैरह प्रेजेंट होता है, तो आपको जेंटली स्मूथली उसकी स्किन को क्या करना है, क्लीन करना है। किससे करना है, सॉफ्ट टॉवल से उसको क्लीन करना है। ऐसे नहीं आपने हार्ड टॉवल या इस तरीके को टॉवल ले रहे हो उसको रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। एकदम सॉफ्ट टॉवल से हल्के हाथों से उसको क्या करना, वहाँ से क्लीन करना है। वे टू रब ऑफ द प्रोटेक्टिव वर्निक्स केशूस, जनरली जो वाइट लाइनिंग मैंने वहाँ पे बता रखी है, ये नहीं कि आपको रगड़ रगड़ के उसको वहाँ से हटाना है, हटा रहे हो, नहीं हटाना नहीं है। कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में वर्निक्स केशू से अपने आप हट जाएगी, आपको सिर्फ वहाँ पे उस लेयर को हल्का सा स्मूथली उसकी स्किन को क्या करना है, क्लीन करना है।
उसके साथ में जनरली उसके स्पेशली जो न्यूनेट्स होते हैं उनके नेक वाला एरिया होता है, एक्जिला वाला एरिया है, ग्रोइन वाला एरिया है, जॉइंट्स वाला एरिया है, ये एरिया ज़्यादा मॉइस्ट होते हैं। तो इन एरियाज़ को अच्छे से क्लीन करके रखना है, नहीं तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ में आपको बच्चे को जब बाथ प्रोवाइड करो तो वो उसकी कंडीशन देख के आपको बाथ प्रोवाइड करनी है। अगर बच्चे का टेम्परेचर कम है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपको बाथ अवॉइड करना है, बच्चे को बाथ नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जैसे 48 to 72 आवर्स बोला है, लेकिन ये हमेशा किस पे डिपेंड रहेगा, बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड रहेगा। जब तक बच्चे का वेट प्रॉपर नहीं हो जाए, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाए, तब तक आपको उसको बाथिंग प्रोवाइड करनी। उसके बाद में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के। विटामिन के का इंजेक्शन भी अपन को वहाँ पे जनरली कोई हेमरेजिक डिजीज कंडीशन हो या कोई और कंडीशन हो तो उसके लिए अपन को क्या प्रोवाइड करना है, वहाँ पे विटामिन के का इंजेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है, जो जनरली अपन आईएम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी, बेबी जैसे ही बॉर्न होगा उसके रिस्ट पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन बैंड है वो अप्लाई करना है, जिसके अंदर बेबी के रिस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर लगभग अपन क्या मेंशन करेंगे, मदर्स, वहाँ पे नेम मेंशन करेंगे, मदर्स नेम, जैसे बेबी ऑफ जो भी मदर नेम हो वो मेंशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, टाइम ऑफ बर्थ और बेबी सेक्स, मेल बेबी है फीमेल बेबी है, वो सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके साथ में आइडेंटिफिकेशन बैंड के ऊपर आप फुट इम्प्रेशन भी वहाँ पे लोगे फॉर द बेबीज आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद में ट्रांसफर द बेबी, बेबी को ट्रांसफर करना है, ये करना है बेबी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर बेबी हेल्थी है तो उसे आप मदर के साथ में ट्रांसफर करना है, और साथ में ही मदर के साथ में ट्रांसफ़र करने के साथ में उसको जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना है, जिसको अपन बोलेंगे रूमिंग इन। रूमिंग इन का मतलब है जब बच्चा हेल्थी कंडीशन में है तो आपने बच्चे को उसकी मदर के साथ में ट्रांसफ़र कर दिया है, मीन्स रूमिंग इन किया है। उसके साथ में अगर कोई कंडीशंस है, कोई अबनॉर्मलिटीज है, कोई सीवियर कंडीशन है, कोई डिजीज कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे NICU है, वहाँ पे आपको उसको ट्रांसफ़र करना है। ये था इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जैसे ही बेबी बोर्न हुआ है तो उसके अंदर अपन ये केयर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में सेकंड वन आता है अपना लेटर एंड रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न। उसके बाद में कुछ ऐसी रूटीन केयर है जो बेबी को प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर कौन कौन सी है। फर्स्ट वन है रूमिंग इन, सेकंड वन है इनिशिएटिंग फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है, ऑब्जर्वेशन फॉर अर्ली साइन ऑफ डिजीज। बच्चे के अंदर जैसे ही बोर्न हुआ है तो उसके बाद में आपको उसके अंदर कोई अगर अबनॉर्मलिटीज है, कोई डिजीज कंडीशन है, तो उसके साइन आपको ऑब्जर्व करने, जितना जल्दी अगर आप साइन ऑब्जर्व करोगे उतने जल्दी उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। केयर ऑफ ब्लैडर और बाउल, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन और पेरेंटल टीचिंग एंड फॉलोअप, ये सारी केयर अपन प्रोवाइड करेंगे बाद के अंदर। तो इन पे 1 by 1 करके अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन है रूमिंग इन। रूमिंग इन का मतलब होता है जनरली बच्चे को उसकी मदर के साथ में रखना, उसके साइड में रखना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रूमिंग इन, जिसमें जनरली क्या होगा, आफ्टर द बेबी इज ट्रांसफर टू द पोस्ट नेटल वार्ड। पोस्ट नेटल वार्ड का मतलब है जहाँ पे मदर है, उस वार्ड के अंदर उसमें बच्चे को अपन को क्या कर रहे हैं, बच्चे को अपन वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ही शुड बी नर्स इन ए बेसिनट बेड साइड द मदर्स बेड। बेसिनट का मतलब होता है जिसमें बच्चे को रखते हैं, जो पालना बोलते हैं जिसको, मदर के बेड साइड में ही अपन को इसको रखना है। दिस इज कॉल्ड रूमिंग, उसको अपन क्या बोलेंगे, रूमिंग। इसके अंदर अपन को क्या क्या करना है, प्रमोट अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आपने सुना होगा जैसे ही बेबी बोर्न होगा तो विथ इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवानी है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर मदर बेबी इंटरेक्शन एंड बॉन्डिंग। मदर और बेबी को जितना ज़्यादा साथ रखोगे उतना ही ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग और उनका इंटरेक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो वो बढ़ाना है। रिलीव मदर्स एंजाइटी रिलेटेड टू वियर अबाउट ऑफ द बेबी। अगर किसी कंडीशन में बच्चे को आप NICU में शिफ्ट कर रहे हो या जो भी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में मदर को एंजाइटी को क्या करना है, रिलीव करना है। या दूसरा अपन बोल सकते हैं बच्चे को साथ में रख के आप मदर की एंजाइटी क्या कर रहे हो, वहाँ पे रिलीव कर रहे हो। नहीं तो मदर को टेंशन होगी कि मेरा बेबी कहाँ है, कैसा है। उसके बाद में सेकेंड वन है इनिशिएटिंग फीडिंग। इनिशिएटिंग फीडिंग का मतलब है जितना जल्दी हो सके आपको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना है, जिसके अंदर क्या, एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट न्यू
न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। अगर जितना आप स्टार्टिंग में या जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीड स्टार्ट नहीं करोगे तो उस कंडीशन में बच्चे में या न्यूनेट में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होंगे। तो उस कंडीशन में आपको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना है, हाफ एन हावर के अंदर स्टार्ट करना है, और उसके बाद में बच्चे को आप ब्रेस्ट के पुट करोगे तो वो सकिंग रिफ्लेक्स के थ्रू ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट करेगा। इसके साथ में क्या बोलना है, जनरली स्टार्टिंग कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें बिलीव होता है कि स्टार्टिंग का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे में अप्लाई नहीं करना है, बट ऐसा नहीं है। वो ब्रेस्ट मिल्क आपको प्रोवाइड करना है, उसको अपन बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एंटीबॉडीज सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट डेज होते हैं 2 to 3 डेज होते हैं तब वो सिक्रेट होगा। तो इस कोलेस्ट्रॉल को बच्चे के अंदर प्रोवाइड करना है या बच्चे को पिलाना है। उसके बाद में आता है जनरली ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोला हुआ है। कोलेस्ट्रॉल है कैसा होगा, रिच होगा, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होगा, सो प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी एंड इट इज ऑल्सो हाई न्यूट्रिटिव कंटेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है, गुड होता है बच्चे की हेल्थ के लिए, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बच्चे को प्रोवाइड करना है। थर्ड वन है ऑब्जर्वेशन फॉर अर्ली साइन ऑफ डिजीज। अर्ली साइन ऑफ डिजीज है जनरली आपको कोई भी बच्चे के अंदर आपको डेली बेसिस पे बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसकी बॉडी में आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं या उसकी एक्टिविटी में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। अगर कुछ भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो आपको उनको क्या करना है, एग्जामिन करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ डेंजर साइन अगर आपको दिख रहे हैं, जैसे फेलियर टू पास मेक्योनियम विथिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। अगर बर्थ होने के बाद 24 आवर्स में भी उसने पहला स्टूल पास नहीं किया, पहले स्टूल को अपन क्या नाम दे देंगे, मेक्योनियम बोलेंगे। अगर उसने मेक्योनियम पास नहीं किया है तो वो बच्चे के लिए एक डेंजर साइन हो सकता है। अगर 24 आवर में पास कर दिया तो ठीक है, बच्चा हेल्थी है, लेकिन नहीं पास किया तो कोई ना कोई उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। फेलियर टू पास यूरिन विथिन 48 आवर्स ऑफ बर्थ के 48 आवर्स में उसने अगर यूरिन पास आउट नहीं किया, ऐसे साइन आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, इसकी किसी भी बॉडी साइड से, फॉर एग्जांपल जैसे अम्बिलिकल वाली साइड है, कहीं से भी आपको ब्लीडिंग दिख रही है तो वो भी आपको चेक करना है। फेलियर टू टेक फूड, वो फूड नहीं ले, फूड का मतलब है ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है तो वो साइन आपको देखने हैं। एक्सेसिव क्राइंग और अनड्यू लेथार्जी, इसमें बहुत ज़्यादा लेथार्जी आपको देखने को मिल रही है, या एक्सेसिव बहुत ज़्यादा हाई पिच में अगर वो क्राई कर रहा है तो वो ऐसे साइन अगर आपको दिख रहे हैं तो उनको आपको नोटिस करना है, नोटिस करके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। इसके साथ में आपको जॉन्डिस वगैरह देखने को मिल रहा है, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, सीजर वगैरह देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंट वोमिटिंग एंड डायरिया, कंटिन्यू आपको डायरिया वोमिटिंग देखने को मिल रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन लाइक जैसे ओरल थ्रेस है, कंजक्टिवाइटिस है, ये देखने को मिल रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन, पोस्ट्यूल्स ऑन स्किन के ऊपर आपको कुछ ऐसे अबनॉर्मल पोस्ट्यूल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो ये कोई अबनॉर्मल साइन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं और साथ में फिजिशियन को इन्फॉर्म करने। इसके साथ में प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, लेटर रूटीन केयर में क्या करना है, बच्चे में कोई भी इन्फेक्शन ना हो उससे उसको प्रिवेंट करना है। तो बच्चे में इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए क्या क्या प्रिवेंट करोगे, क्या क्या करोगे, इसके अंदर जनरली अपन क्या करेंगे, विद द बेबी शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, जनरली जिस भी रूम में जिस भी मदर के साथ में बच्चे को रख रहे हैं वहाँ पे एक तो आपको क्या करना है, जो भी पर्सन, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आना जाना रहता है, तो उनके कॉन्टेक्ट या उनका आना जाना आपको कम करना है। कम करोगे तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। इसके साथ में हैंड वॉशिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड स्ट्रिक्टली। जब भी आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो या जो भी आप बच्चे को होल्ड ऑन कर रहे हो तो उसके अंदर उस कंडीशन में आपको अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रोसीजर्स प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग द बेबी को हैंडल कर रहे हो उस टाइम में आपको स्ट्रिक्ट जो टेक्निक्स है, एसेप्टिक टेक्निक्स है, वो आपको फॉलो करनी है। पर्सनल हाइजीन ऑफ मदर एंड बेबी शुड बी मेंटेन, बच्चे की और मदर की दोनों की ही पर्सनल हाइजीन यहाँ पे मेंटेन करके रखनी है। रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर्स अटेंडिंग द बेबी, बच्चे को जो होल्ड ऑन करने वाले पर्सन्स है या विजिटर्स है जो भी है तो वो उनका नंबर लिमिटेड या रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा उसको होल्ड ऑन करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद में आता है केयर ऑफ ब्लैडर एंड बाउल, बच्चे का ब्लैडर और बाउल का केयर करना है। यूरिन पास आउट कर रहा है, स्टूल पास आउट कर रहा है, वो सब चेक करना है, फिजिशियन को बताना है। इसके साथ में वहाँ के उस एरिया की प्रॉपर तरीके से आपको क्या करनी है, केयर करनी है, नहीं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे।
यूरिन आउटपुट वगैरह चेक करना है, ठीक है। इसके साथ में आपको कोई भी डायपर वगैरह है शुड भी, अगर वेट है मतलब बहुत ज़्यादा डायपर आप यूज में ले रहे हैं तो उस कंडीशन में डायपर या जो भी क्लॉथ वगैरह यूज ले रहे हैं तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से ये आपको क्या करना है, उनको चेंज करनी है, या ऐसे बोल सकते हैं जैसे वो वेट हुए, ठीक है, जैसे उसमें यूरिन स्टूल पास आउट है तो उसी कंडीशन में आप उनको क्या करना है, चेंज करना है। उसके बाद में आता है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के अंदर को बहुत आ जाएंगे, मदर और बच्चे की दोनों की पर्सनल हाइजीन यहाँ पे मेंटेन करनी है। इसके साथ में मैंने बोला था बाथिंग वाला है, तो बाथिंग के लिए जनरली बच्चे को बोला जैसे समर का है तो उस कंडीशन में अगर बच्चा हेल्थी है तो आप स्पंज बाथ प्रोवाइड कर सकते हो, और जो विंटर वेकेशन है सॉरी विंटर सीजन है उसके अंदर क्या होगा, अल्टरनेट आप बाथिंग बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो वाटर है वो अपन को ल्यूकवार्म गुनगुना वाटर यहाँ पे अपन को यूज लेना है। अगर सोप की रिक्वायर्ड है तो उस कंडीशन में आप सोप यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा हार्डली सोप, माइल्ड टाइप की बेबी सोप अपन को यूज करनी है, ज़्यादा हार्डली टाइप की सोप यहाँ पे यूज नहीं करनी है। इसके साथ में पुट ऑन सॉफ्ट क्लोथ आफ्टर बाथिंग के बाद में बच्चे के अंदर, बच्चे को या जो भी कपड़े पहना रहे हो या जो भी टॉवल वगैरह यूज कर रहे हो वो सारे कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट टाइप के होने चाहिए। और लास्ट वन आता है पेरेंटल टीचिंग एंड फॉलो अप। जब आप ये सारी चीज़ें हुई, ये तो सब है आप हॉस्पिटल में जब डिलीवरी हुई उसके बाद में आप बच्चे को या मदर को जो केयर प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जब डिस्चार्ज हो रहा है, मदर अपने घर पे जा रही है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे के मदर है या जो उसके पेरेंट्स हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बच्चे को कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको उनको टीच करनी है, उनको बतानी है कि ये सब चीज़ें आपको देखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसकी फीडिंग है, स्लीपिंग पैटर्न है, एक्टिविटी है, क्राई है, एलिमिनेशन है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर इनमें कुछ भी एबनॉर्मलिटीज आपको दिखाई देती है तो उस कंडीशन में आपको बच्चे को क्या करना है, फॉलोअप के लिए करना है, ठीक है। फॉलोअप मतलब आप वापस बच्चे को हॉस्पिटल लेके आओगे अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई देती है। इसके साथ में बच्चे को जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, इम्यूनाइजेशन है, इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट किए जाते हैं और फॉलोअप, इन सब के बारे में आपको बताना है, टीच करना है पेरेंट्स को या उसकी मदर को या जो भी बच्चे की केयर करेगा उनको। ये आगे अपने लेट रूटीन केयर फॉर द न्यूनेट। उसके बाद में ये था नर्सिंग केयर ऑफ ए न्यूनेट। नर्सिंग केयर का मतलब है जनरली एक नर्सेज है वो इमीडिएट लेट में क्या क्या केयर प्रोवाइड करेगी न्यूनेट को। इसके बाद में एक टॉपिक, नेक्स्ट वन जो टॉपिक आता है वो अपना है न्यूनेटल रिससिटेशन। न्यूनेटल रिससिटेशन किसको बोलेंगे, जनरली बच्चे के अंदर क्या होगी, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी। ये अपन को किससे डिफाइन होगा, जब अपगार स्कोर अपन चेक करेंगे। अपगार स्कोर में क्या होगा, जब वो स्कोरिंग सिस्टम अपन देखेंगे तो अपगार स्कोर में मैंने बोला था एक सीवियर माइल्ड टाइप का अगर स्कोर दिख रहा है 0 to 3 अगर अपन को आ रहा है अपगार स्कोरिंग, तो उस कंडीशन में बच्चे की कंडीशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा सीवियर है, डिस्ट्रेस टाइप की होगी। तो उस कंडीशन में आपको बच्चे को क्या प्रोवाइड करना है, न्यूनेटल रिससिटेशन, जिसके अंदर ये बोला है जनरली 10% ऑफ टोटल न्यूबॉर्न्स होते हैं जिनमें कुछ रिक्वायरमेंट के असिस्टेंस रिक्वायर्ड की ज़रूरी होती है। मतलब ये बोल रहा है कि जितने भी बच्चे बोर्न होते हैं उनमें से 10% बच्चे होते हैं जिनमें आपको कुछ ना कुछ उसको मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायर होती है। उनमें से ये क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे 1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप की होती है, तो उनकी लाइफ बचाने के लिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट या लाइफ बचाने के लिए अपन क्या अप्लाई करेंगे, जैसे बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब उसको ना प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई हो रही है, ना ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जिसको अपन क्या बोल देंगे, बर्थ एस्पेक्सिया। तो उस कंडीशन में उसकी लाइफ क्या होगी, बहुत ज़्यादा डेंजर होगी, सीवियर टाइप की होती है। उसकी लाइफ बचाने के लिए अपन वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूनेटल रिससिटेशन। अब ये एक प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए अपन को क्या क्या करना है, तो पहले अपनी है डेफिनेशन न्यूनेटल रिससिटेशन आप किससे बोलोगे, तो एक सीरीज ऑफ एक्शन, एक एक्शन है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, यूज टू असिस्ट न्यूबॉर्न बेबीज, जो न्यूबॉर्न बेबीज को असिस्ट करेगा who have difficulty with making the physiological transition from the intrauterine to extrauterine life। जनरली क्या बोल रहा है कि इंट्रायूट्राइन मतलब मदर के वूम्ब से जैसे ही आउटर इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में आओगे तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, न्यू इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उसको सर्वाइव करने के लिए अपन एक प्रोसीजर या एक एक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूनेटल रिससिटेशन। इसका गोल क्या होगा, क्या पर्पज होगा, इसका मेन गोल क्या होगा, तो इसका जो मेन गोल होगा वो क्या होगा,
टू इनिशिएट नॉर्मल ब्रीथिंग टू ऑफ द बेबी। जनरली बच्चे की क्या करेंगे, उसकी ब्रीथिंग नहीं होगी तो उसको अपन क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। दूसरा अपना क्या होगा, टू मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, उसको अपन एडिक्वेट करेंगे। रिस्टोर नॉर्मल कोर टेम्परेचर, उसकी बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेंगे। टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब उसकी हार्ट रेट है, पल्स रेट है, उनको अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। उसके बाद में आते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब है नियोनेटल रिससिटेशन है, ये आप कौन सी कंडीशन में, बच्चे में ऐसी क्या कंडीशन होगी जिसके अंदर आपको नियोनेटल रिससिटेशन प्रोवाइड करना होगा। जिसके अंदर फर्स्ट वन आती है प्री टर्म बेबीज। प्री टर्म बेबीज बोलेंगे जिनका बोर्न अपने नॉर्मल ड्यूरेशन से पहले ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने बोला था टर्म बेबीज होते हैं 37 से 42 वीक के अंदर, अगर बोर्न हो रहे तो वो नॉर्मल बेबी हो गए, टर्म बेबीज हो गए। लेकिन 37 वीक से पहले ही अगर बेबी बोर्न हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्री टर्म बेबीज, जिनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता, तो उन बेबीज के अंदर अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, नियोनेटल रिससिटेशन। फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है, बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन है, हाइपोक्सिया डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई है, हाइपोपरफ्यूजन डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन है, ठीक है, सीवियर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, गैस्पिंग रेस्पिरेशन, प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन है नहीं है, रुक रुक के उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस है, परसिस्टेंट सेंट्रल साइनोसिस। परसिस्टेंट सेंट्रल साइनोसिस का मतलब है लॉन्ग टाइम तक उसकी बॉडी के अंदर बीच वाले पार्ट में, मतलब स्पेशली पूरी पार्ट में उसमें क्या है, आपको ब्लूइश कलर दिख रहा है, साइनोसिस दिख रहा है। नो क्राइंग, बच्चा क्राई नहीं कर रहा है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब है अगर उसके अंदर आपको हार्ट रेट है वो 100 बीट्स पर मिनट से कम देखने को मिल रही है, तो ऐसी कोई कंडीशन अगर आपको नियोनेट में दिखाई दे रही है, बच्चे में दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में आपको नियोनेटल रिससिटेशन उसको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वन आते हैं इक्विपमेंट्स। आप नियोनेटल रिससिटेशन जो प्रोवाइड करोगे तो आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके अंदर फर्स्ट वन आता है अपना सक्शन इक्विपमेंट। सक्शन है कोई भी सिक्रेशन, माउथ नोज वगैरह कोई भी सिक्रेशन वगैरह प्रेजेंट है तो उस सक्शन को रिमूव करने के लिए बैग एंड मास्क इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इंट्यूबेशन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, फ्लूइड इक्विपमेंट्स होगा और मिसलेनियस अदर टाइप के इक्विपमेंट्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें वन बाय वन करके इन पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है अपने सक्शन में भी बहुत तरीके के आते हैं, जैसे फर्स्ट वन है बल्ब सिरिंज। ये बल्ब सिरिंज है जो नोज वगैरह के अंदर अपन अप्लाई करें, कोई भी सिक्रेशन होगा तो माउथ उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। दूसरा सक्शन कैथेटर वगैरह होते हैं, सक्शन ट्यूबिंग वगैरह होंगी। मेकोनियम एस्पिरेटर, बच्चे ने अगर मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया है तो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए एस्पिरेटर सिस्टम इंस्ट्रूमेंट होगा। सक्शन अपरेटस, सक्शन मशीन होगी। सिरिंज कैथेटर होगी जो डिफरेंट ml में अपन को रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ में बैग और मास्क इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है, जिसमें नियोनेटल रिससिटेशन बैग अपन को चाहिएगा, नियोनेटल रिससिटेशन बैग या जिसको एम्बो बैग भी अपन बोल सकते हैं। फेस मास्क अपन को रिक्वायर्ड होगा। ऑक्सीजन विथ फ्लो मीटर एंड ट्यूबिंग अपन को रिक्वायर्ड होगी। इसके साथ में इंट्यूबेशन इक्विपमेंट्स है जिसके अंदर लेरिंगोस्कोप विथ स्ट्रेट ब्लेड ये अपन को रिक्वायर्ड होगा। स्टाइलेट अपन को रिक्वायर्ड होगा जो ईटी ट्यूब की हेल्प के लिए जरूरी है। एक्स्ट्रा बल्ब एंड बैटरीज अपन को रिक्वायर्ड होगी। ईटी ट्यूब है जो डिफरेंट साइजेज की अपन को यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। इसके साथ में अपन को मेडिकेशन है जो लास्ट वन में इमरजेंसी कंडीशन में अपन को अप्लाई करनी है, जिसमें अपन को एपिनेफ्रिन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, डोपामीन है, नेलेक्जोन, हाइड्रोक्लोराइड, कुछ मेडिकेशन अपन को वहाँ पे लेके रखनी है। इसके बाद में आते हैं फ्लूइड रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स में। फ्लूइड में जैसे आईवी आ जाएगा, इंट्रावेनस कैथेटर वगैरह है, टेप, स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल वगैरह, डेक्सट्रोज है 10%, ठीक है, आइसोटोनिक सेलाइन और टी कनेक्टर वगैरह अपन को रिक्वायर्ड होंगे। और लास्ट वन आते हैं अपन के अदर इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ग्लव्स वगैरह, लीनर, शोल्डर रोल, रेडियंट, वॉर्मर वगैरह रिक्वायर्ड होगा। स्टेथोस्कोप, एडेसिव टेप, सिरिंज वगैरह डिफरेंट साइजेज की। इसके साथ में गोज, अम्बिलिकल कैथेटर्स जो डिफरेंट साइजेज के अपन को यहाँ रिक्वायर्ड होंगे। 3 वे स्टॉप बॉक्स और वॉच वगैरह अपन को यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। इसके साथ में अब ये आता है अपना अपन को क्या करना है, नियोनेटल रिससिटेशन करेंगे तो अपन को TABC
ये अपन को यहाँ पे मेंशन करना है, ये अपन को प्रोसीजर में अप्लाई करना है। जैसे टी है तो टी किसको डिनोट करेगा, किसके लिए आया है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले उसके बॉडी का टेम्परेचर अपन को मेंटेन करना है। ए क्या आएगा, ए किसको डिनोट करेगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ओपन एयरवे, उसके एयरवे को क्या करना, ओपन करना है, जिस पोजीशन प्रोवाइड करके या जो भी है। बी है, बी किसको डिनोट करेगा, इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग, उसकी ब्रीथिंग को क्या करना है, स्टार्ट करना है। और सी किसको डिनोट करेगा, मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन। तो ये इन 4 स्टेप के थ्रू अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नियोनेटल रिससिटेशन प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट वन है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन करोगे, रिसीविंग द बेबी इन ए प्री वार्म टॉवल। जब भी बेबी को आप रिसीव करो तो उसको वार्म टॉवल पे आपको रिसीव करना है। प्रोविजन ऑफ हीट सोर्सेज, अगर ये तो ठीक है वो प्री वार्म टॉवल तो आपने यूज कर लिया, इसके बाद में बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो आपके पास हीट सोर्सेज जो भी आपने पास रेडिएट वार्मर या जो भी आपके हीट सोर्सेज होते हैं जिनसे हीट प्रोवाइड कर सको वो होने चाहिए। ड्राइंग द बेबी, बेबी को ड्राई करके रखना है। रिमूविंग वेट लिनन, अगर बच्चे के चारों ओर कोई मॉइस्ट या वेट टाइप के क्लॉथिंग वगैरह से कवर है तो उनको वहाँ से हटाना है। ये सब करके आप उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड वन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ओपन एयरवे। ओपन एयरवे के अंदर क्या करना है आपको, कैसे मेंटेन करोगे। फर्स्ट वन करना है प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द इन्फेंट। इन्फेंट की पोजीशनिंग है वो आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है। हाइपर एक्सटेंडेड, उसका जनरली हेड है उसको थोड़ा सा बैक साइड लेके जाना, हाइपर एक्सटेंड करके रखना है। सक्शन द माउथ नोज इन सम केसेस ट्रेकिया टू, ठीक है, अगर ट्रेकिया वगैरह नोज माउथ वगैरह में अगर कोई भी सिक्रेशन म्यूकस प्रेजेंट है तो उसको सक्शन के थ्रू रिमूव करना है। इफ नेसेसरी इंसर्ट एन ईटी ट्यूब ऑल्सो, जब अगर इनसे भी नहीं हो तो अगर ईटी ट्यूब की जरूरत है तो उस कंडीशन में आप ईटी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब करके आप ओपन वेरे मेंटेन करोगे। थर्ड वन है इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग है बच्चे के अंदर ब्रीथिंग स्टार्ट करनी है, इनिशिएट करनी है, तो वो किसके थ्रू कैसे करोगे, टेक्टाइल स्टिमुलेशन के थ्रू। अगर टेक्टाइल स्टिमुलेशन से ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको पीपीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वहाँ पे अप्लाई करना है। और फोर्थ वन है मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आप किसके थ्रू मेंटेन करोगे, चेस्ट कंप्रेशन के थ्रू। और लास्ट वन कंडीशन, अगर कंप्रेशन से भी सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो रहा तो लास्ट अपनी इमरजेंसी कंडीशन में मेडिकेशंस वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट वन आता है अपना स्टेप्स ऑफ रिसिस्टेशन। जब रिसिस्टेशन अपन स्टार्ट करेंगे तो अपन क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वन है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि अपन को टेम्परेचर मेंटेन कैसे करना है वो सब चीज़ें अपन ने पहले पढ़ ली है। तो इसमें अपन को बच्चे का क्या करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। उस कंडीशन में ये जो भी है बच्चे को ड्राई वगैरह करना है या रेडिएंट वार्मर अपन को यूज करना है, जो भी अप्लाई करना है उसके थ्रू अपन बच्चे का टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करना है। दूसरा अपन को ओपन वेयर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपन वेयर है, उसका ओपन एयरवे है उसको मेंटेन करना है। कैसे करोगे, फर्स्ट वन तो अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, उसमें पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पोजीशन में पोजीशन प्रॉपर प्रोवाइड करोगे तो आपको उसी से ही उसका ओपन एयरवे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर उस कंडीशन में भी क्लियर नहीं हो रहा है पोजीशन के थ्रू भी, तो उस कंडीशन में पोजीशन में जनरली बोला है कि नेक को आप स्लाइटली थोड़ा सा पीछे की लेके जाओ, हाइपर एक्सटेंड करना है, जिससे आप प्रॉपर पोजीशन करोगे तो उस कंडीशन में उसकी क्या होगा, ओपन एयरवे हो जाएगा। साथ में 3 to 4 टू लेके 1 इंच ऑफ तक उसका जनरली जो मेटर्स वाला पार्ट है बैक शोल्डर से उसको थोड़ा सा एलिवेट कर दो, जिससे पोजीशनिंग उसकी मेंटेन हो जाएगी और ओपन एयरवे क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, कोई भी म्यूकस वगैरह या कोई सिक्रेशन वगैरह प्रेजेंट होगा तो उसको आपको क्या करना है, वहाँ से रिमूव करना है, सक्शनिंग करनी है। और सक्शन के थ्रू आपको जो उसका एयरवे है उसको क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। माउथ नोज जहाँ पर भी प्रेजेंट है, बल्ब सिरिंज से क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में आपको मैकेनिकल सक्शन के थ्रू उसको क्लियर करना है, ठीक है। इसके साथ में जनरली ये ट्यूब वगैरह इंसर्ट करनी है जो लगभग टिल 5 सेंटीमीटर मार्क होनी चाहिए बेबी के लिप्स से, ये अपन मार्क के थ्रू मतलब कितना आपको इंसर्ट करना है वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे सक्शनिंग में देखनी है। उसके बाद में है एक चीज़ और बोला है, जनरली जो सक्शन करते हैं अपन, जब सक्शनिंग मशीन के थ्रू सक्शन करते हैं तो ये नहीं, मैंने एक चीज़ बोला है कि जो नियोनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, नेजल ब्रीथर होते हैं, ओनली नोज से ही ब्रीथिंग लेते हैं। अगर आपने उसको सक्शन के टाइम ध्यान नहीं रखा और सक्शन आप 20 सेकेंड से ज़्यादा कर रहे हो तो उससे क्या कर रहे हो आप, ऑलरेडी उसकी ब्रीथिंग क्लियर करने की बजाय आप क्या कर रहे हो, ब्रीथिंग उसकी स्टॉप कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो। तो आपको जब भी सक्शन कर रहे हो तो वो सक्शनिंग है वो लेस देन 20 सेकेंड होना चाहिए। इसके साथ भी
जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह है माउथ ओरोफेरिंग्स के अंदर है, हाइपोफेरिंग्स वगैरह शुड भी उनको जितना जल्दी हो सके, मतलब जैसे ये हेड डिलीवर हुआ है, हेड डिलीवर होने के बाद में अगर आपको पता चल रहा है कि कोई भी सिक्रेशन उसके नोज माउथ में प्रेजेंट है तो उसको उसी टाइम आपको क्या करना है, क्लियर करना है। और ट्रेकिया शुड बी इंटूबेटेड एंड सक्शन, अगर ट्रेकिया तक अगर पहुंच रहा है तो उस कंडीशन में आपको वहां तक भी उसको क्लीन करना है। उसके बाद में इनिशिएटिंग ब्रीथिंग स्टार्ट करनी है। तो ब्रीथिंग स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, टेक्टाइल स्टिमुलेशन में क्या करना है, बोथ ड्राइंग एंड सक्शनिंग ऑफ द इन्फेंट प्रोड्यूस स्टिमुलेशन विच फॉर मेनी इन्फेंट्स इज इनफ टू इंड्यू रेस्पिरेशन। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, टेक्टाइल स्टिमुलेशन में क्या होगा, जनरली आपको स्लिपिंग या फ्लिकिंग ऑफ द सोल्स ऑफ द फीट एंड रबिंग ऑफ द इन्फेंट बैक। मैंने बताया कि जनरली उसका सोल वाला पार्ट है या बैक वाला पार्ट है, सोल वाले पार्ट पे ऐसे फ्लिकिंग करनी है या बैक वाला पार्ट है उस पर रबिंग करना है, जिसको अपन बोल रहे हैं टेक्टाइल स्टिमुलेशन। इसके तो अगर कम प्रॉब्लम प्रेजेंट है या ज़्यादा सीवियर नहीं है तो उस कंडीशन में टेक्टाइल स्टिमुलेशन से उसकी ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अगर फिर भी उसकी ब्रीथिंग इंप्रूव नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आप ये सब प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी कंडीशन में अगर इंप्रूव नहीं है तो उस कंडीशन में आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वहाँ पे अप्लाई करोगे। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैग और मास्क लेना है और वो क्या करना है, आपको अप्लाई करना है बच्चे के ऊपर। ठीक है, अगर बैग और मास्क के थ्रू आप उसका क्या कर रहे हो, एयरवे उसको ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। जिसमें अपन बोल सकते हैं कौन सा बैग लेना है अपना, एम्बू बैग या न्यूनेटल रिसस्टेशन बैग जिसको बोल रहे हैं वो अपन को वहाँ पे अप्लाई करना है। और जो वेंटिलेशन है वो आपको कब तक प्रोवाइड करना है, जब तक उसकी ब्रीथिंग रेट है वो 40 to 60 पर मिनट ना हो जाए, 40 to 60 पर मिनट हो जाए, उसके बाद में आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। इसके बाद में वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हो, बच्चे के अंदर उसका इफेक्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो कैसे चेक करोगे जनरली, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग होगी, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से होगी, तो बच्चे का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, ब्लू टू पिंक, ब्लू से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, पिंक कलर में, मतलब हेल्थी कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इम्प्रूव्ड रेस्पिरेशन, उसकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, साथ में उसकी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100 बीट्स पर मिनट, मतलब हार्ट रेट भी 100 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सब आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ये सब आपको देखना है। तो ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं दिख रही है, आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में फिर आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका सर्कुलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन कब प्रोवाइड करोगे, जैसे व्हेन द इन्फेंट इज हाइपोक्सिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका ऑक्सीजन लेवल, ब्लड लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन फ्लो बहुत कम होगा, हाइपोक्सिक की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में उसके वाइटल ऑर्गन्स है वो फंक्शन करना कम कर देंगे। तो उस कंडीशन में उसके सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। 100% ऑक्सीजन, वेंटिलेशन विथ 100% ऑक्सीजन दैट द ब्लड बीइंग सर्कुलेट ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन गेट्स ऑक्सीजनेटेड। ये तब तक वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन तब तक प्रोवाइड करना है जब तक उसकी ये हार्ट रेट है प्लस इसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो इम्प्रूव ना हो जाए। इसके साथ में चेस्ट कंप्रेशन जब आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे अडल्ट होते हैं तो अडल्ट के अंदर जब अपन CPR प्रोवाइड करते हैं, जहाँ न्यूनेटल रिसस्टेशन नहीं बोलते अपन CPR बोलते हैं, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, बोथ हैंड्स के जो हील वाला जो पार्ट होता है, ये हील वाला पार्ट है वो अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन जब नियोनेट के अंदर अपन CPR प्रोवाइड करते हैं या न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे अपन या तो बोथ थंब यूज करेंगे या 2 फिंगर्स अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और कहाँ पे अप्लाई करोगे, ये लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, जो स्टर्नम का लोअर थर्ड पार्ट है वहाँ पे आपको ये पुट करना है। और दूसरा, एक प्रेशर आपको कितना डालना है, कंप्रेस आपको कितना करना है, डिप्रेस लगभग 1.5 to 3.4 इंच, मतलब 1.5 से लेके 3.4 इंच तक आपको इसको क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन जनरली अबाउट 90 चेस्ट कंप्रेशन गिवन इन ए 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर लगभग आपको 90 चेस्ट कंप्रेशन वहाँ पे प्रोवाइड करना है। किस रेशियो से प्रोवाइड करोगे, अगर आप वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो वेंटिलेशन 1 वेंटिलेशन कर दिया, उसके साथ में आपको 3 चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। वेंटिलेशन का रेशियो क्या रहेगा 1 और चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो क्या रहेगा 3 इन 1 मिनट के अंदर। इस रेशियो से आपको ये
CPR आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है या न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोवाइड करना है। इसके साथ में इवाल्युएशन, अब ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो, लास्ट में आ रहा है आपका चेस्ट कंप्रेशन, ये प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये आप कैसे आप इवाल्युएट करोगे कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30 सेकेंड चेस्ट कंप्रेशन हार्ट रेट इज चेक्ड, ठीक है, 30 सेकेंड तक प्रोवाइड करना है, 1 मिनट तक नहीं प्रोवाइड करना है, 30 सेकेंड तक प्रोवाइड करना है और आपको चेक करना है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो हार्ट रेट अगर लेस देन 80 से कम है, हार्ट रेट 80 से कम है, तो उस कंडीशन में आपको चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखने हैं और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, ये सारी क्या करनी है, कंटिन्यू रखनी है। और इसके साथ में ये सब प्रोवाइड करने के बाद में भी इंप्रूव नहीं आ रहे तो उस कंडीशन में आपको मेडिकेशन भी वहां पे क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है। मेडिकेशन जनरली अगर हार्ट रेट 80 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में आप ये जो वेंटिलेशन है 100 बीट से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ तक अगर मेंटेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इस प्रोसीजर को स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट वन आता है लास्ट वन, मेडिकेशंस। मैंने बोला मेडिकेशन कब करोगे, जब इसकी हार्ट रेट भी नहीं बढ़ रही है, आपने चेस्ट कंप्रेशन भी प्रोवाइड कर दिया, वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर दिया, फिर भी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, तो लास्ट वन जो कंडीशंस होती है उस कंडीशन में अपन को यूज करना है मेडिकेशंस, ठीक है। मेडिकेशंस में मोस्टली अपन एड्रेनालिन है, सोडा बाइकार्बोनेट है, नेलेक्जोन वगैरह, डोपामिन वगैरह, वो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, अम्बिलिकल वेन वाया कैथेटर के थ्रू, जिसमें एड्रेनालिन की एक डोज यहाँ पे मैंने मेंशन करी है 0.1 से 0.3 ml पर kg के अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जब तक हार्ट रेट है वो 80 पर मिनट से अब ना आ जाए या इससे कम है, तो उस कंडीशन में आपको ये एड्रेनालिन उस यूनिट के अंदर एडमिनिस्टर कर देनी है, ठीक है। ये है न्यूनेटल रिससिटेशन। तो अपने जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 3 है, जिसके अंदर न्यूबॉर्न की केयर, जिसमें इमीडिएट और लेट न्यूबॉर्न केयर, और साथ में अपन ने न्यूनेटल रिससिटेशन पे यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।